एक दूसरे से परिचय करने के लिए आज इस दिवस को हम मना रहे हैं। स्पिरिचुअल बर्थडे या जन्म दिवस या ब्रह्मचारी दिवस एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर कहा जाए तो। लेकिन साथ साथ में बहुत चुनौती से भरा हुआ भी जीवन है। तो आज जिस प्रकार से आप सभी की उपस्थिति में हम 18वां स्पिरिचुअल बर्थडे हम मना रहे हैं, इसके आप लोग सभी साक्षी हो। 18 साल पहले बहुत सारे दूसरे लोग थे जब मेरी दीक्षा भाजा में हुई थी, और परिवार के लोग थे बहुत सारे मेरे गुजरात से, सुज्ञाना जी है, मिगार जी है, और बहुत सारे मेरे मित्र और ब्रह्मचारी गण उस दीक्षा में उपस्थित थे। तो दीक्षा के दिवस को जब मैं याद करता हूँ तो एक बहुत ही अलग अनुभव होता है। जिस प्रकार से विमल प्रिय जी ने बताया कि आध्यात्मिक जीवन या ब्रह्मचारी का जीवन ये बहुत ही चुनौती से भरा हुआ है। संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठना एक बहुत ही एक नई शुरुआत है, जिसे दूसरी भाषा में हम धम्म क्रांति कहते हैं या मन का परिवर्तन कहते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो वैसे हमेशा रहने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आज विशेष दिन है, और ये विशेष दिन मैं आप लोगों के साथ में साझा करते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामना सर। थैंक यू अमरशी भाई। बहुत बहुत हाँ जी, आपकी दिल से और आपकी उपस्थिति से आपकी शुभकामनाएं मुझे अनुभव हो रही है, और मैं आपकी सभी मैत्री को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ में मुझे ऐसा लगा था कि आज के दिन में वैसे हम पूजा करने वाले थे, तो आर्य वज्र से मैंने बात किया, विमल प्रिय से बात किया कि क्यों ना हम आज का दिवस एक मेरे मनोगत के रूप में अगर मैं कुछ बात करना चाहूँ तो उस माध्यम से एक सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, और साथ साथ में एक धम्म का एक अनुभव जो है मेरी तरफ से, और हो सकता है कि वही अनुभव कहीं ना कहीं जैसे कि विमल प्रिय जी ने बताया कि हम सभी का एक जैसा ही अनुभव होता है संसार को और आध्यात्मिक जीवन को लेकर। तो निश्चित ही ये अनुभव आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए उपयोगी होने वाला है। तो मैं अपने हाँ जय भीम से बात करनी है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ बोलिए। तो बात जो भी करनी है आप जो भी है बाद में बात करें। अभी मैं अपने मनोगत को हम शुरू करता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात करनी है सिर्फ बस। हाँ बोलो सर। आपके सर एक सजेशन चाहिए बस, और कुछ नहीं, आप कंटिन्यू रखना। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस डिस्कशन में जो पिछले साल की जो मतलब कि आपकी लाइफ उसके बारे में थोड़ा वो ज्यादा दिल में बताएं। हाँ जी बिल्कुल, राइट, थैंक यू। क्योंकि पिछले साल भी था सेलिब्रेशन, तो उसके बाद क्या क्या हुआ थोड़ा और उसे और डिटेल में मैं जानना चाहूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो मेरे आज के इस मनोगत का जो उद्देश्य जो है, मैं देख रहा था, और मैं सुबह उठने के बाद मेरे जो पब्लिक प्रिसेप्टर है ब्रह्मचारी चंद्रशील है, और मेरे कल्याण मित्र ज्योतिंदर और अमोक सिद्धि जी, उनसे मैं बात किया, उनसे कुछ आशीर्वाद लिया, और कुछ मेरा आध्यात्मिक जीवन की जो आज की सही शुरुआत है उनसे बात करके की। और शुरुआत सुबह मैंने मेरी जो संदर्शन साधना है मंजूश्री की, वो साधना भी की त्रिशरण दसिल के अनुसरण करने के बाद। तो शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है। वैसे दिन की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत ही विशेष था। जिस दिन मैं जिस नाम से, जिसे मंजू कुमार आप लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ अपने आप को, तो ये मंजू कुमार की यात्रा जो है आज के ही दिन 13 मई 2006 भाजा में मेरी दीक्षा हुई थी। और दीक्षा में जो मेरे व्यक्तिगत गुरु है, जो अभी आज
इस संसार में नहीं है, सुदर्शन जी, जिनके द्वारा मुझे व्यक्तिगत इनाम और मुझे बोधिसत्व की साधना उन्होंने मुझे दी थी। तो इस प्रकार से मेरा व्यक्तिगत शरणगमन और सामूहिक शरणगमन दोनों इसी ही 12 और 13 तारीख के 2 दिन में हुआ था। तो उन दिनों को मैं याद कर रहा था और देख रहा था कि बीते हुए 18 साल और बीता हुआ इसके पहले का भी जो मेरा पिछले साल से अभी इस साल में जो मेरा बदलाव या मैं जो अपने आप को देख पा रहा हूँ, और इसके पहले की भी मेरे जो वर्ष रहे हैं उसको मैं 3 भागों में बांटकर मैं अपनी बात को रखने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का पुण्यानुमोदन करना चाहूँगा जिनसे मुझे इस जीवन को जीने के लिए और धम्म में आने के लिए मुझे प्रेरणा मिली है। तो सबसे पहले मेरे जो शरण स्थान है बुद्ध धम्म और संघ, और मेरे गुरु संघ रक्षित जी और बाबा साहब, इनको मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़े प्रेरणा स्थान है जिसके कारण मैं आपके सामने और आप मेरे सामने उपस्थित है। साथ ही साथ मैं अपने माता पिता का भी पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ जिन्होंने बचपन से मुझे जो बुद्ध धम्म के बारे में जो संस्कारित किया, प्रेरित किया, श्रद्धा को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मन में, मेरी भावनाओं में विकसित करने का जो प्रयास किया है। तो उन माता पिता का भी मैं बहुत पुण्यानुमोदन करना चाहूँगा। मेरे जो व्यक्तिगत गुरु जी है धम्माचार्य सुदर्शन जी और सार्वजनिक गुरु चंद्रशील जी का भी मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करना चाहूँगा। मेरे जो कल्याण मित्र है धम्माचार्य ज्योतिंदर और अमुक सिद्धि जी, और जिस संघ में मैं धम्माचार्य बनकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, अहमदाबाद केंद्र के मेरे कल्याण मित्र मिकार, मंजूरत, रत्नप्रिय और धम्मदीप, इन सभी धम्मचारियों से जो मुझे मित्रता मिली, प्रेरणा मिली है, उनका भी मैं आज के दिन बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करना चाहूँगा। अगर मिगार जी से मैं बात करने वाला था दोपहर में, लेकिन मैं बात नहीं कर पाया, कल मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। मेरे इस आध्यात्मिक जीवन में जो मेरे परिवार से जुड़े हुए सभी लोग, मेरे भाई भाभी और बहन और सभी परिवार, और मेरे जीवन साथी आर्यवज्री जी और बेटी निर्वाणी का भी काफ़ी कुछ सहयोग मिला है इस आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो एकंदरित जो जिन लोगों ने भी मुझे इस आध्यात्मिक प्रवास में, आध्यात्मिक जीवन में या इस संसार में जीवन जीने के लिए या और अच्छी तरह से धम्म जीवन जीने के लिए जो मदद मिली है, उनका मैं सभी का सर्वप्रथम पुण्यानुमोदन करना चाहूँगा। और आप सभी का जो इस मेरे इस छोटे से कॉलिंग पर आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ये कोई प्री प्लान नहीं था कि आज हम मिलने वाले हैं, लेकिन सुबह मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम समय का सदुपयोग करके मनोगत के माध्यम से मैं अपनी धम्म जीवन को आपके बीच में रख सकूं, ताकि आप भी अपने जीवन को परीक्षण कर सकें और देख सकें कि हम कहाँ पे चुनौती में फंसे हुए हैं और कहाँ पे हम वहाँ से मार्ग निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो सही में जब मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ तो साथ साथ में बहुत कुछ मुझसे गलतियाँ भी होती है, काया वाचा मन से, परिवार के साथ हो, मित्र के साथ हो या आप लोगों के साथ में भी हो, तो मैं पाप देशना भी करना चाहूँगा। अभी अगर मेरे कुछ कहने से, बोलने से या कुछ मन में आने वाले कुछ भी भावनाएं मेरे भीतर आती है, तो उन अकुशल भावनाओं से जो कुछ भी मुझसे कर्म होते हैं, तो उन सभी अकुशल कर्म का भी मैं पाप देशना करना चाहूँगा, तो जो मुझसे मेरे द्वारा हुए। तो 18 साल, जैसे कि विमल प्रिय जी ने कहा है कि काफ़ी एडल्ट उम्र का व्यक्ति 18 साल जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलता है वोटिंग का, और सही में 18 साल मेरे जीवन में मुझे लगता है कि
काफ़ी जगह पे मैं देख पा रहा हूँ, मेरा 18 साल के साथ काफ़ी कुछ संबंध है। 18 की संख्या आज के दिन मुझे लगता है कि मेरी काफ़ी जगह पे आने वाली है, कि किस प्रकार से कहाँ-कहाँ पे मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ है, कहाँ-कहाँ पे मुझे दिक्कतें हुई है और कहाँ पे मैं धम्म की प्रेरणा से या कुछ बुद्ध की प्रेरणा से मैं वहाँ से बचा हूँ या वहाँ से मैं अपने जीवन को बदल सका हूँ। तो मैं अपने जीवन को 3 भागों में प्रस्तुत करना चाहूँगा। मनोगत, जैसे कि समय जो हमारे पास है उस समय के अंतर्गत मैं पूरी तरह से अपनी बात को आपके बीच में रखने का प्रयास करूँगा। ये कोई अ, धम्म प्रवचन नहीं है, लेकिन धम्म के आधार पर जब मैं अपने जीवन का अवलोकन करता हूँ, जो चुनौतियाँ को मैं ऐसे अर्थ से देखता हूँ कि संसार में जो हमारा नकारात्मकता का अनुभव है वही संसार है, या जो मार्ग के रूप में चुनौतियाँ हमारे सामने आती है, और वही चुनौतियाँ जब मार्ग में परिवर्तित होती है तो कहीं न कहीं हमारा सकारात्मक मन वहाँ पे कार्य करता है। तो एक प्रकार से नकारात्मक मन और सकारात्मक मन का ये प्रवास है, जो आप, मैं और हम सभी अ, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का जो संतुलन है, वो स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं बुद्ध की शिक्षा से और हमारे स्वयं के अनुभव से। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ अनुभव है, और उस अनुभव को आप लोग ग्रहणशीलता से सुन रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। तो मैं अपने जीवन को, जब मैं मेरा धम्म जीवन इस शब्द से जब मैं देखता हूँ, तो मेरा क्या है, ये प्रश्न मेरे सामने खड़ा होता है। मैं क्या है, किसे मैं कहता हूँ या किसे मैं कहना चाहिए। तो पहले जब मैं को मैं कहता था तब क्या कहता था, और अब जब मैं को मैं कहता हूँ तो मैं अभी क्या कहता हूँ, क्या उसके पीछे मेरी जो समझ है, जिसे हम दृष्टि कहते हैं, तो दृष्टि का ही एक प्रकार से एक मैं का अस्तित्व है, जहाँ पे मैं मिथ्या धारणा के साथ में रहता है तो एक अलग संसारिक मय बन जाता है, और वही मय में जब सम्यकत्व आता है या जैसा है वैसा देखकर हम मय को पहचानते हैं, तो वही मय बुद्ध की तरफ ले जाने वाला मय बन जाता है। तो इसी मय का जब मैं अवलोकन करता हूँ, और मैं सुबह से मैं सोच रहा था कि कहाँ कहाँ पे जीवन की जो पहेलियाँ रही है, जीवन एक अपने आप में पहेली है, और ऐसी पहेली है कि उसको सुलझाई भी जा सकती है और वो अनसुलझाई भी रह सकती है। सुलझने का नाम ही मार्ग है। जब हमें मार्ग मिलता है तो पहली सुलझने लगती है, अगर मार्ग नहीं मिलता है तो पहली कभी सुलझती नहीं है वो, और हमें एक भाव से दूसरे भाव में, एक जाल से दूसरे जाल में वो निरंतर बांधती रहती है, और हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन किसको बांध रहा है या कौन किसको पकड़े हुए है। यही अस्तित्व है, यही संसार का एक अपना धर्म है, और इस धर्म को समझने का ही जब मैं प्रयास कर रहा था, तो मैं अपने आप को 3 जगह पे देख रहा था कि जब मेरा जन्म हुआ था, और जन्म से जो मुझे नाम मिला, और उस समय मैं किस स्वभाव का था या किस स्वभाव से मैं अपने जन्म के साथ कुछ समय मैंने बिताया है। कह सकते हैं कि 1 साल से लेकर 18 साल या 20 साल का मेरा जो समय रहा होगा, वो कैसे रहा है, जिसको मैं अपने आप को मनीष इस नाम से जानता हूँ, और आप भी इस नाम से मुझे जानते हैं कि मनीष का जो प्रवास जो है वो कब, कहाँ और कैसे रहा है, उसमें क्या बुराई थी, क्या चुनौतियाँ थी, और किस प्रकार से सकारात्मकता मुझे उस समय में भी मैं देख पा रहा हूँ। आज जब मैं अपने आप को एक धर्मचारी के स्वरूप में जब मैं देखता हूँ, 18 साल का युवा धर्मचारी, वैसे तो उम्र से मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ,
शारीरिक उम्र बढ़ते जा रही है, लेकिन आध्यात्मिक उम्र भी एक अपनी जगह पे एक बहुत एक नया जीवन सामने लेके आ रही है। एक युवानी है, एक समझदारी है, एक अ, ऊर्जा है, उसमें हमें दिखाई देती है। तो जब मैं अपने मनीष इस नाम से देखता हूँ तो जीवन जो है एक प्राथमिक अवस्था में मैं महसूस करता हूँ। जैसे कि हम अ, किसी लोग का अभ्यास करते हैं कि कौन से लोग की कैसी मानसिक अवस्था होती है, और उस लोग की अवस्था को जानकर हम वहाँ से एक नया रूपांतरण करने के लिए हम बुद्ध बोधिसत्व की मदद लेते हैं। तो जीवन के अस्तित्व को समझना, जब मैं अपने एक शुरुआत के जीवन को जब मैं देखता हूँ कि मेरा जन्म 5 जनवरी 1971 को हुआ था। वो 5 जनवरी मेरे जीवन के साथ में कहाँ कहाँ पे जुड़ा हुआ है। और अभी की मेरी जो उम्र जो है शारीरिक रूप में, और जब मेरी जीरो या पहले वर्ष में जब रहा होगा, अभी एग्जैक्ट मैं अपने आप को उस अनुभव पे देख नहीं पाता हूँ, लेकिन कुछ बातें मुझे मेरे एक स्वभाव को लेके या कुछ घटनाएं जो है जो मुझे स्मरण में है, स्मृति में है, या जिसके वजह से मैं आज भी उस घटनाओं के साथ में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उस स्वभाव को मैं अभी भी कैरी कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि कोई भी अस्तित्व जो है, जो आज मैं जो जी रहा हूँ, भले मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन अच्छे के साथ में बहुत कुछ मैं भीतर से बुरे स्वभाव का भी रहता हूँ, बुरे स्वभाव से भी मैं पीड़ित पीड़ित रहता हूँ। और वो पीड़ा जो है, वो दुख जो है, उसको जब मैं देखता हूँ कि इसकी शुरुआत कहने के मेरे बचपन से या उसके पहले का भी मेरा जीवन रहा होगा पूर्व जन्म का, तो उसके साथ में भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे वैसे हमें इस जन्म की, पूर्व जन्म की और आने वाले पुनर्जन्म का भी जो एक अस्तित्व जो है उसको हम समझ पाते हैं। तो जब मैं अपने इस जन्म को जब देखता हूँ कि मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ और जिस जगह पे हुआ, तो मुझे मेरे लिए लगता है कि ये बहुत अद्भुत बात है। हाँ, सभी के जीवन में एक अपनी अद्भुत बात होती है। माता पिता के साथ हमारा जो जन्म लेना, ये सभी के लिए एक उसी प्रकार की जगह नहीं होती है कि उसी प्रकार के माता पिता शायद सभी को नहीं मिल पाते। लेकिन अगर मैं अपने केस में बात करूं, मैं अपने जीवन में बात करूं, जैसे कि बाबा साहब के जीवन में हम बात करते हैं, तो बाबा साहब के जीवन में उनके माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और विशेषता उनके पिताजी की तो भूमिका ऐसी रही है कि बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि जो कुछ भी मैं बना हूँ, मेरे पिताजी की प्रेरणा और श्रद्धा की वजह से मैं इतना महान बन पाया हूँ। तो मैं भी जब अपने जन्म के साथ मेरे माता पिता को देखता हूँ, तो मेरे माता पिता का जो स्वभाव और जो मेरे ऊपर जो संस्कारिकता देने का जो उन्होंने प्रयास किया है, उसको मैं उस समय शायद नहीं समझ रहा था। जब मैं छोटा था, जब मुझे समझ में आ रहा था 10-12 साल से, हाँ, तो पिताजी की कुछ बातें मुझे सुनकर ही मतलब लगती थी कि पिताजी क्या कह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या मेरे लिए उचित है। दो बातें मेरे पिताजी की हमेशा मुझे याद आती है। तब मैं उस शब्द को शायद नहीं समझ रहा था कि मेरे पिताजी किस भाव से और किस लिए बात कहते हैं। तो अभी मुझे समझ में आती है कि मेरे पिताजी का जो धम्म का जो अनुभव रहा था, या धम्म का जो आचरण से जो बात वो करते थे, हाँ, और उसी बात को उस समय शायद मैं समझ नहीं पा रहा था, और आज मैं उसी को समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो बुद्ध की शिक्षा क्या है। सबसे पहली बात मेरे पिताजी कहते थे कि स्त्रियों से दूर रहो, महिलाओं से दूर रहो। अभी स्त्रियों से दूर रहो, महिलाओं से दूर रहो, लड़कियों से दूर रहो, ये चीज़ मुझे कुछ उस समय जज नहीं रहती कि ऐसे मेरे पिताजी क्यों कहते हैं। दूसरी बात वो हमेशा कहते थे कि मन को कंट्रोल रखो। अभी मन और कंट्रोल दोनों शब्द हिंदी और इंग्लिश है। तो कंट्रोल ये शब्द जो है ना, जो उस समय जो अनाज मिलता था, आज भी जो अनाज मिलता है उसको कंट्रोल कहा जाता है। तो मुझे लगता था कि इस मन के साथ में एक कंट्रोल शब्द मतलब कौन सी दुकान में जाके मन लाना है। और मन क्या है तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या मन किसे कहते हैं। वही कंट्रोल तो बाद बाद में जब मैं धम्मपद को पढ़ने लगा, तब बुद्ध की बातें कुछ मुझे
समझ में आने लगी कि मन क्या है और उसको नियंत्रित करने का क्या बात बुद्ध बताते हैं। लेकिन जब बचपन में मेरे पिताजी से इन शब्दों को मुझे लगता है कि हर रोज़ या हर समय मुझे वो शब्द मेरे पिताजी से सुनने को मिलते थे। जब भी मेरे पिताजी से मेरी बात होती थी या वो मुझे कुछ समझाना चाहते थे, तो हमेशा इन बातों पे वो अक्सर पिन पॉइंट करते थे, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, बाकी सभी भाई बड़े थे और शायद उनसे उनके ज़्यादा उस प्रकार से बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन मुझसे वो सहजता से बात करते थे, समझाते थे, और मैं उनके साथ में हमेशा उनके गोदी में सोता था, उनके साथ में जाता था, उनके साथ में रहता था, और उनके जो सेवा मुझे करने में बहुत आनंद आता था। उनके रोज़ मैं हाथ पैर दबा के ही सोता था। तो ये मेरे पिताजी के साथ में काफ़ी समय तक मैं ग्रेजुएट रहा। जब तक मेरे पिताजी जीवित थे तब तक मैं हमेशा उनके साथ में, हर दिन उनके साथ में ही रहा हूँ। तो उनके साथ मुझे ये 2 शिक्षाएँ तो मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्ध और बाबा साहब की बहुत सारी प्रेरणा मिली है। ऐसा कोई बात और ऐसी कोई दिन नहीं रहा होगा कि मेरे पिताजी ने बुद्ध बाबा साहब की बात मुझे नहीं बताई हो। हर बार कुछ न कुछ बाबा साहब की घटनाओं को लेकर, बुद्ध के कुछ स्टोरीज़ को लेकर वो मेरे साथ में या बातचीत करते थे, हमें बातें बताते थे कि बुद्ध कैसे थे, या बुद्ध के जीवन में जो कुछ घटनाएँ रही है। हाँ, तो उन घटनाओं को सुनकर, बाबा साहब के बारे में सुनकर, मुझे लगता है कि मेरा जो बचपन जो है वो काफ़ी हेल्दी, और जिसे हम कह सकते हैं कि अ, बाबा साहब और बुद्ध की जो प्रेरणा जो नेचुरली जो मुझे मिली है, मेरे पिताजी के व्यवहार और उनके तौर तरीके की वजह से, उनके संस्कारिकता की वजह से। और उनकी संस्कारिकता इतनी गहरी थी कि वो रोज़ स्वयं पूजा करते थे। उनके सुबह की शुरुआत जब वो नहा के आते थे, तो जैसे वो घर में आते थे बाथरूम से, तो उनका नमो तस्सो से उनकी शुरुआत होके सब पापस्सा कड़म तक खड़े खड़े होके ही वो पूरा उनका चैंटिंग होता था। और हमारे जितने भी घर में बच्चे थे, उन बच्चों को जब भी आषाढ़ पूनम आती थी, अष्टमी आती थी, महीने में 4 दिन की पूजा तो हमारे घर में ही होती थी, और मेरे पिताजी स्वयं करवाते थे। क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा था, चाचा थे, बड़े बाबा के पिताजी के बच्चे थे, चाचा के बच्चे थे, तो हमारे घर में ही इतना बड़ा परिवार था कि हमें, और आजू बाजू के भी कुछ बच्चे आ जाते थे, तो हम मिलकर हमारे पिताजी के साथ में वो त्रिशरण पंचशील का संगायन हमेशा हम करते थे। तो ये संस्कारिकता मुझे लगता है कि मेरे इस प्राथमिक जीवन में एक बहुत ही बुनियादी रही है, जो मुझे प्रेरणा देकर सकारात्मक मन को बनाने के लिए मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुझे मदद की है। और जगह का अगर मैं बात करता हूँ, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, वो जिस गांव का नाम है पुलगांव। ये पुलगांव शहर जो है, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री एरिया है, और वहाँ पे जो नदी है वहाँ पे बड़ा पुल बांधने की वजह से उसको पुलगांव इस नाम से जाना जाता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि बाबा साहब इस पुलगांव के मेरे घर के बगल में ही जो बुद्ध विहार है, वहीं पे बाबा साहब आके उन्होंने पद चिन्ह रखा था, और वहाँ पे बुद्ध विहार बांधने के लिए उन्होंने स्टोन या पत्थर पत्थर रख के वो कहे थे कि यहाँ पे आपको बुद्ध विहार बनाना है लोगों को, 1954 में। और 1956 में उन्होंने धर्मांतर किया है। मतलब 2 साल पहले ही बाबा साहब, या उसके पहले ही बाबा साहब बौद्ध धर्म के प्रति जैसे प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो 1954 में जब वो पुलगांव में आते हैं और पुलगांव के वासियों को कहते हैं कि यहीं पे आपको बुद्ध विहार बनाना है जब आप लोग बौद्ध बनोगे, और उसके बाद में 1956 के बाद 1958 में बुद्ध विहार की वहाँ पे स्थापना होती है। उसी बुद्ध विहार में मेरा पूरा बचपन गया है, क्योंकि घर पास में था तो खेलने के लिए वही जगह थी, और बुद्ध के, बाबा साहब के प्रतिमा के आसपास में हमारा पूरा दिन जाता था, या पूरी रात तक हम वहीं पे रहते थे। तो इस प्रकार से बुद्ध का जो पद चिन्ह है ऐसे गांव में पड़ा है। जब मुझे पता चला तो मुझे अपने गांव के प्रति जो श्रद्धा है, या बाबा साहब के साथ जो एक कनेक्शन जो है, वो मुझे देखने को मिला है कि ऐसे गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस गांव में बाबा साहब आकर प्रेरित करके गए हैं। तो इन सभी बातों को लेके जब मैं अपने
धम्म जीवन के कुछ पहलुओं को मैं और देखता हूँ, तो मुझे अ, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पिताजी से मुझे बुद्ध बाबा साहब की जो प्रेरणा और श्रद्धा मिली है। दूसरी चीज़ मुझे अपने में उस समय अच्छी दिखती है, जो आज भी मैं महसूस करता हूँ, वो मित्रता। मैत्री करना मुझे बहुत ही सरल और मेरा नेचुरल स्वभाव कह सकते हैं। और मेरी मित्रता कोई छोटे बड़े और ऐसी कोई चॉइस बेस नहीं होती है। मेरे पिताजी के जो उनके उम्र के जो उनके मित्र थे वो मेरे मित्र होते थे। हाँ, मेरे भाई के अगर कोई मित्र वो मेरे मित्र होते थे, और मेरे खुद के मित्र तो मित्र होते ही थे मेरे उम्र के। हाँ, तो मेरी मित्रता जो लगती है, मैंने हमेशा जो भी मुझे मेरे सामने या मेरे सहवास में जो भी व्यक्ति में आता था या जिस व्यक्ति के सहवास में मैं जाता था, तो मुझे लगता है कि मित्रता का जो एक सहजता जो है मुझे उस समय से ही मेरे पिताजी से ही मुझे मिली है, क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत सारे मित्रों से घिरे हुए रहते थे और बहुत ही अच्छे मित्र होते थे उनके। और उनकी सहवासिता जो है कहीं न कहीं मुझे भी मित्रता को बढ़ाने के लिए मुझे हमेशा मदद करती है। अगर मैं अपने नकारात्मक स्वभाव को देखता हूँ, नकारात्मकता तो हम बचपन में हम सभी क्या कहते हैं कि एक अ, बचपन का स्वभाव ही कुछ अलग होता है। जब हम बचपन के स्वभाव को बच्चों को भी देखते हैं, तो मेरे इसमें 3 स्वभाव मैं देखता हूँ कि मैं काफ़ी उसको मैं काफ़ी फ़ील करता हूँ, या लोगों ने भी मुझे वो देखा है कि उस स्वभाव से मैं काफ़ी नकारात्मक था, या कह सकते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बातें उस समय से जुड़ी हुई है। सबसे पहले मुझे चोरी करने की आदत थी। घर की चीज़ें मैं चुराता था, और चोरी करने का मतलब ये रहता था कि जो मुझे कुछ खाने को चाहिए था, हाँ, और मुझे नहीं मिलता था, तो वो कुछ चीज़ें घर से चुरा कर या तो उसको बेच के उसमें से कुछ पपड़ी आती थी या ऐसा कुछ खाने को आता था, हाँ, या कुछ उसमें से पैसा आता था, तो मुझे सिनेमा देखने का शौक चढ़ गया। हाँ, चोरी के साथ सिनेमा, और उसके लिए झूठ भी बोलना पड़ता था कहाँ पे गए, तो फिर दोस्त के पास गए हैं, हाँ, तो पढ़ाई करने के लिए गए, जबकि मैं सिनेमा देखने के लिए जाता था। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे बचपन के साथ शायद अभी भी उसके कुछ न कुछ जो रूट जो है, जिसे हम लोभ कहते हैं या द्वेष कहते हैं या अज्ञान कहते हैं, उस अज्ञान के और लोभ के कारण ही कुछ बातें हर बचपन के जीवन में बच्चों के साथ, या मैं भी मेरे जीवन में मैं देख रहा था कि काफ़ी लंबे समय तक ये बातें मेरे साथ में बनी थी। और उससे बहुत कुछ मैं परेशान था, मैं खुद भी परेशान था, परिवार के लोग भी काफ़ी कुछ परेशान होते थे, मुझे काफ़ी मार भी मिलती थी, काफ़ी मार भी खाता था, और लगता था कि मेरे जीवन का क्या मतलब क्या गति मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें उसमें मेरे साथ में रही थी, या जो नकारात्मकता को मैं जब देखता हूँ, तो इन बातों से मैं उस समय ग्रसित था। लेकिन उस समय मुझे पढ़ाई में भी काफ़ी रुचि रहती थी, मैं पढ़ाई भी काफ़ी अच्छा करता था, पढ़ाई में भी मुझे आगे जाने का मन था। और इसलिए जैसे-जैसे मैं अभ्यास करते गया और 10th-12th के पास आगे बढ़ते गया, तो मेरा जो जीवन जो है, माइक माइक बंद करिए रमाबाई जी। रमाबाई जी माइक बंद करिए। हाँ, थैंक यू। जीवन के कुछ और पहलुओं को जब मैं देखता हूँ कि जैसे-जैसे मैं बड़ा होते गया, तो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट और ज़्यादा टर्निंग पॉइंट मेरे उस जीवन में रहा है कि जब मैं करीबन 18 साल का रहा रहा था, जब मैं ध्यान के संपर्क में आया। और ध्यान का संपर्क एक अपने आप में मेरे लिए बहुत ही एक बौद्ध धर्म की जो गहराई है और आधारशिला है, जिस आधारशिला को आज भी मैं अपने जीवन में देख पा रहा हूँ। तो सेकंड ईयर में मैं ध्यान के संपर्क में आया, क्योंकि उसी बुद्ध विहार में विपस्सना का शिविर लगा था, और उस शिविर को मैं करने के लिए काफ़ी
प्रयास किया और शिविर के अंदर मुझे जो ध्यान सीखने को मिला, फिर आनापानसति हो, मैत्री भावना हो, या कुछ विपश्यना के भी कुछ मेडिटेशंस जो हमें सिखाए गए थे। लेकिन उस समय सबसे एक जीवन में जो एक कह सकते हैं दुख भरी घटना भी उसके साथ में जुड़ी चल रही थी कि उसी समय मेरे पिताजी काफ़ी बीमार थे, और उस बीमारी का जो पूरा जो देखभाल जो करना था, और मेरी पढ़ाई करनी थी, या फिर मुझे इस शिविर में भी मैं नियमित जाता था। तो इसमें जो मेरा अभ्यास का समय और शिविर का समय मैं अपने आप को दे रहा था, लेकिन मेरे पिताजी की तरफ जो देखभाल करने का काम जो है मेरे भाई, बड़े भाई ने उन्होंने पूरी तरह से संभाला था। जब भी अभी वो ब्रह्मचारी, आ, मेरे भाई का नाम दीपक मेश्राम है, और अभी उनका नाम पुण्यधर ब्रह्मचारी के नाम से वो ब्रह्मचारी बने हैं। तो उन्होंने जो पिताजी की जो सेवा की और मुझे जो मौका मिला अभ्यास करने का और ध्यान का शिविर करने का, तो मुझे लगता है कि उसी समय पिताजी का मृत्यु होने के बाद मैं अपने आप को संभाल पाया। शायद अगर ध्यान के संपर्क में नहीं आता तो मेरा जीवन 18 वर्ष के बाद में ही समाप्त हो जाता। मतलब मैं और किसी और दिशा में चले जाने वाला था, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई दिशा नहीं थी कि मैं कुछ अच्छा बन सकता हूँ, या मैं अच्छा बनने के लिए कुछ मेरे पास संसाधन है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो ध्यान की एक बात ने मुझे सिखा दिया, और पिताजी भी बता रहे थे कि भाई जो भी है पढ़ाई है, अभ्यास है, अब शिक्षा ही तुम्हें काम में आएगी। तो उसी प्रेरणा से मैं फिर एग्ज़ाम देने के बाद उस वर्ष में मैं फर्स्ट क्लास में, और पूरे ग्रेजुएशन में मैं बी प्लस से प्लस पास हुआ। तो जिसके कारण मुझे आगे जो पढ़ाई है और आगे भी जो नौकरी मुझे मिली है, इसी टर्निंग पॉइंट से मुझे लगता है कि मेरा जो आर्थिक आर्थिक बल है, आर्थिक संतुलन जो है मेरे जीवन में जो मुझे मिला है, शिक्षा के वजह से तो है ही शिक्षा। लेकिन शिक्षा मैं इसलिए ले पाया क्योंकि ध्यान का जो मुझे सपोर्ट मिला, या ध्यान के अनुभव से ही मैं अपने शिक्षा को, अपने आप को संतुलित कर पाया था, और जिसके कारण मेरा जीवन जो है आगे बढ़ते गया। तो इस प्रकार से जब मैं अपने मनीष इस नाम के साथ में, या जीवन के प्राथमिक अवस्था को जब देखता हूँ, तो बहुत ही अ, सकारात्मक रहा है। अगर मैं अपने माता पिता और परिवार से और उस समय का जो कुछ भी मुझे अ, लाभ मिला है, या जो सहयोग मिला है, फिर आर्थिक हो, मानसिक हो और भावनिक हो। लेकिन जब पिताजी के मृत्यु के बाद का जो समय जो है परिवार में आर्थिकता में बहुत ही संघर्षमय रहा है। उसकी जो जितनी अ, दुख भरी कहानी, कथाएं या जो घटनाएं बनी है, वो बहुत मेरे मन पे काफ़ी असर करते रही, और उससे मैं काफ़ी नकारात्मक होने के पूरे स्थिति में आया था। लेकिन वो स्थिति भी कहीं न कहीं जैसे कि मैं अभ्यास कर रहा था और कहीं न कहीं लोगों के संपर्क में आ रहा था, तो संघ के संपर्क में जैसे मैं 1992 में जब नागपुर में पढ़ रहा था, तो संघ रक्षित जी का उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नागपुर में हुआ था, कस्तूरचंद पार्क में। और वहाँ से जब मैंने भंते जी के उस पूरे कारवां को देखा या आंदोलन को देखा, तब मुझे कुछ तो भी ऐसा लगा कि इस संघ के संपर्क में मैंने आना चाहिए। लेकिन आर्थिक स्थिति और जो शिक्षा का जो एक अपना मेरा पढ़ाई चल रही थी, उसके कारण मैं उतना पूरी तरह से संपर्क में नहीं आया। लेकिन श्रद्धा मेरी बढ़ गई थी कि इस संघ के संपर्क में मुझे आना है, और कुछ न कुछ स्वरूप में मैं फिर जब पढ़ के मैं पुलगांव में आया, तो कुछ एक साल के आसपास में पुलगांव में रहा मैं, 92 या 93 के बीच में। और 93 में मुझे अहमदाबाद में जॉब मिली। वहाँ से फिर मैं अहमदाबाद में शिफ्ट हुआ। तो अहमदाबाद से मेरा जो जीवन का सफ़र है, जब नौकरी और आर्थिक जो बल मिलने के बाद जब मैं फिर से जिस संघ की मैं तलाश नागपुर में कर रहा था, या जिस संघ के मैं संपर्क में आया था, तो उसकी तलाश फिर मैं अहमदाबाद में करने लगा। अगर पुलगांव और नागपुर के संपर्क में अगर मैं नहीं आता, तो शायद
अहमदाबाद में भी जाने के बाद मैं और कुछ दूसरे ही जीवन में या दूसरे ही अवस्था में मेरा जीवन में व्यतीत करने वाला था। लेकिन पहले से ही कुछ बनते के उस संघ को देखने का, समझने का जो मेरे भीतर एक श्रद्धा निर्माण हुई थी, और कहीं न कहीं ध्यान के माध्यम से भी मैं काफ़ी अपने आप को प्रेरित कर रहा था कि ध्यान को और मैं कैसे सीखूँ, कहाँ से सीखूँ और किस प्रकार से ध्यान के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी मिले। तो वो भी एक मेरे भीतर एक हमेशा एक प्रेरणा रहती थी। ऐसे लोगों के संपर्क में मैं अहमदाबाद में भी जब आया तब भी मैं कुछ बहुत परिवार थे उनके संपर्क में आके उनके धम्म के वर्ग में या धम्म के प्रवाह में मैं बहता रहा। लेकिन मैं उस समय संघ की तलाश में था कि मुझे ऐसा संघ मिले कि जो संघ को मैंने सुना हो। और एक साल के बाद 93 से 94 तक जनवरी में मुझे संघ का पूरी तरह से संपर्क मिला। अब ये संपर्क भी एक बहुत ही इंसिडेंटली मेरे साथ में घटना हुई। मैं ढूंढ रहा था कि संघ कहाँ पे है, क्योंकि अहमदाबाद मेरे लिए बहुत बड़ा सिटी था जहाँ पे मैं रहता था और जहाँ पे मेरा ऑफिस था, बहुत पास पास में। मैं उतनी ही जगह पे ज़्यादा रहता था, बहुत कम अहमदाबाद के जगहों को मैं देख पाया था। लेकिन एक दिन मैं अपने किसी मित्र के ऑफिस में आया और उसी ऑफिस में ब्रह्मचारी रत्नप्रिय मिलने के लिए आए, और वो अपनी बात कर रहे थे कि मैं संघ का मेंबर हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए आए थे। मैं संघ को ही ढूंढ रहा था और संघ का व्यक्ति उस जगह पे था, उसी मित्र को मिलने के लिए आया था जिस मित्र को मैं मिलने के लिए गया था। तो तब मुझे लगा कि मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तो बस बोले कि चलो मेरे साथ। तो बस उसी दिन मैं उनके साथ में सेंटर पर गया और सेंटर पे फिर मैं वहीं से वहाँ पे रुकना शुरू कर दिया। तो मेरा जो आध्यात्मिक जीवन का जो प्रवास जो है वो 94 से, जब मैं अहमदाबाद केंद्र में रत्नप्रिय के बाद में फिर मिगाल जी है, मंजू रत्न है, और वहाँ के जो कम्युनिटी के जो मित्र हैं जो अभी बहुत सारे ब्रह्मचारी बने हैं, उसमें धम्मदीप जो अभी इंग्लैंड में रहते हैं, वो काफ़ी मेरे अच्छे मित्र थे जब हम कम्युनिटी में रहते थे। तो कम्युनिटी का लाइफ और संघ का लाइफ और आध्यात्मिक जीवन की मेरी शुरुआत जो है एक अलग चुनौती के साथ में भी रही है। उसमें भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और कुछ उसमें मुझे कार्य करने का मौका भी मिला कि उससे मैं उस चुनौतियों पे मैंने कार्य भी किया है। तो वो ये दूसरा प्रवास है। ये इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 94 से लेकर 2012 तक का ये जो प्रवास रहा है वो भी 18 साल का प्रवास है। 18 साल तक मैं अहमदाबाद में रहा हूँ और 18 साल के बाद फिर मैं अभी यहाँ पर 10 साल से हूँ उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में। तो अहमदाबाद का जो मेरा प्रवास रहा है वो एक प्रकार से धम्म के भीतर जाने का प्रवास है या धम्म के संपर्क में आने का प्रवास है। उसमें मेरे लिए क्या चुनौतियाँ रही होगी, कुछ चुनौतियों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अहमदाबाद केंद्र त्रियान वर्धन विहार से और बहुजन छात्रावास, इस दो प्रकल्प से काफ़ी परिचित रहा है और बहुत बड़ा कार्य उस समय जब मैं वहाँ पे रहता था। लेकिन उसके बाद जो डिस्प्यूट चला और उसके बाद में जो बिखराव हुआ और उसको उसको अभी फिर से हमें वो सेंटर प्राप्त हुआ है। अभी धीरे धीरे वहाँ पे गतिविधियाँ चल रही है। लेकिन जो मेरा समय उस समय जो था बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि एक विकसित सेंटर के रूप में मैं उसको देख रहा था। और बिल्डिंग के रूप में हो या ब्रह्मचारी की संख्या में हो, मित्रों की संख्या में हो, और जो वहाँ पे बच्चों के लिए हॉस्टल था, आसपास का जो वातावरण था, बहुत ही एक आदर्श के रूप में वो सेंटर जो है वहाँ की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी चल रही थी। और उसी गतिविधि के भीतर मेरा भी प्रवेश होना मेरे लिए बहुत ही अनुकूल था। लेकिन उस अनुकूलता के साथ साथ में मेरे पास में 3 या 4 प्रकार की चुनौतियाँ भी थी जो सामान्य तौर पे हम सभी के जीवन में होती है जब हम किसी नए जगह पर जाते हैं या नए लोगों के साथ में जब संपर्क में आते हैं। तो पहली सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे रही है वो है भाषा और संस्कृति की। भाषा, वहाँ की भाषा जो लोकल भाषा गुजराती है, और अगर मैं ऑफिस की अगर भाषा कहते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश की है।
तो दोनों भाषा मेरे लिए संभ्रमित थी। एक तरफ लोगों के साथ, लोकल लोगों के साथ में बात करना, और जिस जगह पे मुझे जॉब करना है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल। और मेरी भाषा ना इंग्लिश अच्छी तरह से थी, क्योंकि मैं इंग्लिश को हमेशा जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने उसको काफ़ी इग्नोर किया था, और उस भाषा की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं इस प्रकार से कुछ और अच्छी पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान नहीं था। और इसलिए जो भी पढ़ाई मैं कर पाया था और कर ली थी, और उसके बाद जो मुझे जॉब मिला था, उस जॉब को जब मैं कैरी कर रहा था तो मुझे वहाँ पे भी चैलेंजिंग चैलेंजिंग था। और जिन लोगों के साथ मेरा धम्म का संपर्क आया था, हाँ, उनके लोगों के साथ में भी मेरे लिए चैलेंज था। तो इस चुनौती को मैंने कैसे मार्ग निकाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमारे सामने ऐसी चुनौतियाँ आती है तो हमें खुला रहना चाहिए। खुलापन, मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को सहेज रखा। भाषा को रख के मैं ना मेरे अब में दूरी रखी, ना उनमें उनके साथ दूरी रखी। उनके साथ में हमेशा मैं रहकर सीखने का प्रयास किया। और मुझे धीरे धीरे गुजराती पढ़ना भी आने लगी, समझने में लगी, मैं बात भी करने लगा। और इंग्लिश में भी जितना मैं ऑफिस में जितनी ज़रूरत थी, हाँ, उस ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे भी मैं इंग्लिश को थोड़ा समझने लगा। और इन सभी बातों को अ, समझने के लिए जो मेरे पास जो कुछ भी एक बल था, किसी भी संस्कृति को अपनाना या किसी भाषा को सहजता से सीखना, मुझे लगता है कि मेरे भीतर जो क्वालिटी जो थी, जो मार्ग मुझे मिल रहा था, वो था मेरी मित्रता। मैं सहजता से उस संस्कृति को अपना लेता था, फिर वो खाना हो या उनका बोलना हो या उनका रहन सहन हो। तो मुझे लगता है कि यही उसके ऊपर मार्ग है जो मैंने अ, अनुभव किया है। और वहाँ से मेरा जो प्रवास जो है, अगर मैं दूसरी अगर चुनौती को देखता हूँ कि मेरे जीवन में दूसरी जो चुनौती रही है, वो है मेरी आर्थिक और परिवार, या जिसे हम भौतिकवाद की चुनौती कहते हैं। क्योंकि मैं बहुत ही उस समय कह सकता हूँ कि एक ऐसे परिवार से मैं आया था कि जहाँ पे आर्थिक समस्या है, और आर्थिक समस्या को मुझे भी हल करना था, मेरे लिए और परिवार के लिए भी। जो मेरी मम्मी है, भाई है, या जो मैं परिवार के लिए कुछ लग रहा था कि मुझे उनको मदद करनी है, और साथ में मुझे आगे भी बढ़ना था। और इस बातों को जब मैं कम्युनिटी में रहता था, हाँ, कम्युनिटी में जब रहता था, तो मेरे इस भौतिकवाद की जो संकल्पना जो थी, उसको मैं काफ़ी गंभीरता से सोचता था। हो सकता है कि अगर मैंने उसको गंभीरता से नहीं सोचा होता तो शायद मैं उससे बाहर भी नहीं आ पाता। तो गंभीरता से मैं क्या सोचता था, और क्या मेरी मतलब सोच थी, या मैं मार्ग निकालता था कि मेरा जो परिवार है, या जिस भौतिकवाद को मुझे जीना है, और मुझे आध्यात्मिक भी होना है। क्योंकि जब मैं धम्म के संपर्क में आया तो मेरे सामने आध्यात्मिकता थी, आध्यात्मिक मार्ग था, लेकिन साथ साथ में भौतिक मार्ग भी था। क्योंकि भौतिकता को नहीं समझ के या छोड़कर, अगर आप समझोगे नहीं या छोड़ दोगे, तो ये भी एक द्वंद्व था कि जब आध्यात्मिकता पता चल रही थी तो ऐसा भी मुझे लग रहा था कि मैं जॉब ही छोड़ दूँ और ब्रह्मचारी के फुल टाइम के रूप में मैं कार्य करूँ। क्योंकि उस समय वो भी एक अपॉर्चुनिटी संघ में चल रही थी, और बहुत सारी प्रेरणा भी मुझे ब्रह्मचारियों से मिल रही थी। जैसे जैसे उनको भी लगता था कि ये लड़का या फिर इसको धम्म में अगर आगे आना है तो पूरी तरह से ब्रह्मचारी बन जाए, फुल टाइमर बन जाए। और साथ साथ में मुझे भौतिक जीवन के प्रति भी मैं समझदार हो रहा था, कि मेरी खुद की आर्थिकता है या मेरे परिवार के साथ जुड़ी हुई जो समस्या है, उसको मैंने कैसे हल करना है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा द्वंद्व था, चुनौती थी। और उस चुनौती को मैंने कैसे समझा था, तो मैं बाबा साहब के कुछ विचारों को मैं काफ़ी चिंतन और मंथन करता था कि बाबा साहब एक इकोनॉमिक्स थे। उनका पूरा जीवन का या उनका पूरा दर्शन जो है या पूरा उनका अभ्यास जो है, वो अर्थशास्त्र पर है। और मैंने भी जो अभ्यास किया था, मेरा लाइब्रेरी साइंस का मैंने बाद में अभ्यास किया, लेकिन मेरा जो बीकॉम जो अभ्यास किया उसमें इकोनॉमिक्स को मैंने भी पढ़ा था। और मुझे समझ में आया था कि इकोनॉमिक्स में जो अर्थ जो है, पैसा जो है, वो धम्म के पैरेलल है। धम्म और पैसा हमेशा साथ में जाते हैं।
अगर आपको धम्मों को आगे बढ़ाना है, अगर पैसा ना हो, अगर खाना ना हो, तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। अगर आपको बैठने के लिए सही जगह ना हो तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। तो पैसे का जो मूल्य जो है, पैसे का जो महत्व जो है, वो हमेशा धम्म को सुरक्षित रखता है और आगे बढ़ाता है। बिन पैसे से ना धम्म सुरक्षित रह सकता है, ना वो आगे बढ़ सकता है। तो ये बात मुझे बाबा साहब के अभ्यास से और मेरे खुद के भी अनुभव से मैं सोच रहा था कि अगर मेरे अर्थ को, मेरी जो आवक है उसमें खर्चा होने के बाद क्या हो सकता है, जो मिनिमम जो खर्चा है, ज़रूरत है, उसको पूरी करने के बाद पैसे का कैसा उपयोग करना, वो चीज़ मुझे तभी से मैं सोचने लगा कि मेरा आर्थिक नियोजन मुझे खुद करना है। और मैं सोच रहा था कि जब मैं अहमदाबाद में था तो सबसे बड़ी समस्या रहने की है। रहने की समस्या को अगर आप समाधान नहीं करते हैं तो शायद आप अहमदाबाद या किसी भी बड़े सिटी में आप ज़्यादा समय तक अच्छी तरह से रह नहीं सकते। तो तभी से मैंने प्लान किया कि सबसे पहले घर होना चाहिए, भले छोटा हो, झोपड़ा हो। और झोपड़े का नियोजन मैंने चालू किया कि जिस गलियों में, चालियों में कम से कम पैसे में भी मकान अगर मुझे मिलता है तो उस मकान के लिए मैं प्रयास करूं। और अर्थ नियोजन के साथ मकान की जो आवश्यकता है, क्योंकि शादी करने का भी कुछ बातें चल रही थी, परिवार बसाने की बात चल रही थी। और परिवार बसाने के साथ अगर खुद का अगर मकान ना हो, अगर हम ऐसे ही रहे तो सही में आध्यात्मिक जीवन भी हम अधिक सफलता से रह नहीं सकते। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहा था संघ में भी, या जो जिन परिवार को मैं देख रहा था वो आर्थिकता की वजह से काफ़ी पीड़ित थे। और मेरी भी कहीं ना कहीं ऐसी पीड़ा होने वाली थी, लेकिन मैंने अर्थ नियोजन को बहुत ही अच्छी तरह से मैंने प्रयास किया। और मुझे दूसरी बात बाबा साहब की बहुत अच्छी लगी, या बाबा साहब की बात को हमने इसको मैंने तो अप्लाई किया है। एक तो अर्थ नियोजन का अप्लाई किया है, संतुष्टि के साथ, सादगी के साथ, जितना पैसा बचता है इन्वेस्टमेंट करो। और इन्वेस्टमेंट का सबसे प्लस अपॉर्चुनिटी जो मुझे लगता है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार का हो, और उसकी आपकी जो बिगिनिंग शुरुआत होती है आपके घर से, जो आपके मिनिमम रहने के लिए आपकी प्रॉपर्टी के लिए आप फिर लोन लेके भी करो, क्योंकि लोन के सिवा हमारे पास में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप लोन नहीं लेके करोगे तो फिर वो रिटायरमेंट के बाद में ही मकान होगा। जितना आपने कमाया है वो आपके खुद के पैसे से आप रिटायरमेंट के बाद ही मकान बांध सकते हैं, उसके अलावा आप मकान बांध नहीं सकते। अगर आपके पास में कुछ भी इनकम नहीं है, फैमिली से कुछ भी सपोर्ट नहीं है, अगर किसी को भी अगर मकान बांधना है तो वो बिन लोन से, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो लोन हम तभी ले सकते हैं कि जब आपकी संतुष्टि है और आपकी काट कसर है, तभी आप लोन को ईएमआई के रूप में आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हो। वो चीज़ मुझे समझ में आने लगी और उसी से मैंने अपनी जो इकोनॉमिकल जो प्लानिंग जो है, और वो कुटुंब नियोजन के साथ में कनेक्ट किया। अगर फैमिली बड़ा है तो आपका कितना भी आवक है, आप ज़्यादा समय तक उसको सुख से आप नहीं जी सकते हैं। तो शादी करने के बाद इस बात को मैं अपने लिए खास मैं सोचा समझा कि अगर मैं शादी कर रहा हूँ तो मेरे पास में दो चीज़ें हो रही है। एक तो खुद का मकान होना है, या जो फाइनेंशियल जो एक सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें होनी है। और दूसरा है फैमिली प्लानिंग। ये मेरे शादी के पहले की सब थिंकिंग है, ताकि मैं अपने, और इस सोचते समय मेरे भीतर आध्यात्मिक उसका प्रभाव रहता था। अगर मुझे ज़्यादा ग्रो करना है आध्यात्मिकता में तो सबसे बैरियर कहाँ पे आता है, मुझे समझ में आ रहा था कि जब भी मैं आध्यात्मिक जीवन को बाहर से अंदर से देख रहा था तो मुझे दो ही सबसे ज़्यादा बैरियर्स आते हैं, पैसा और परिवार। जो आज भी अगर हमारा विकास अगर कहीं पे नहीं हो पाता है व्यक्तिगत रूप में, तो दो ही बैरियर हमारे पास में सबसे परिबल रहते हैं। और उस बैरियर को मैंने तभी समझा था कि जब मैं कम्युनिटी में रह के उन बातों को सोचता था कि इन फ्यूचर में मेरी आर्थिकता और मेरा फैमिली कैसे हो, और मेरी पत्नी है जिससे मैं प्यार करता, जिससे मेरी शादी हुई, तो उसको भी मैं उस आध्यात्मिक तौर पे उसको मैं समझने के लिए, समझाने के लिए उसको मैं प्रेरित कर रहा था। तो ये उसी के पीछे का एक रीज़न है। और हमारे फैमिली को भी हमने वन चाइल्ड तक ही सीमित रखा, भले लड़का हो या लड़की हो। तो डिज़ायर रही होगी उसकी भी, मेरे भी बीच बीच में कि दूसरा भी होना चाहिए, लेकिन हमने इतना स्पिरिचुअली उसको हैंडल किया था अपने आप को या हमारे जो फैमिली को,
जिसके कारण वो चीज़ें ज़्यादा हम पे हावी नहीं हुई और परिवार के लोग भी हम पे हावी नहीं हुए, क्योंकि हमने अपनी बात को पूरी तरह से महसूस किया था और हम बताना चाहते थे कि भाई अगर सही में अगर इस चुनौतियों पे अगर कार्य करना है, और मैं जो भी मेरे मित्र है या जो भी लोग मेरे सामने आते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि पैसा ज़्यादा होने के बाद में भी हम सफल नहीं हो सकते, और हमारे परिवार में अगर ज़्यादा ग्रो होता है, ज़्यादा अगर हमारी संख्या बढ़ती है, तब भी हम सफल नहीं हो सकते। और नहीं सफलता होने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमने इस पे कार्य नहीं किया है। बाबा साहब एक तरफ कहते हैं कुटुंब नियोजन, लेकिन हम ही कुटुंब नियोजन को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे हमारे सामाजिक और मान्यता है, संस्कार है, अवधारणा है। और हम भी अपने आप की सुरक्षा 2 या 3 बच्चों के साथ में देखते हैं, एक बच्चों के साथ में हम अपनी सुरक्षा नहीं देख पाते। और इस चुनौती पे हमने अपने लिए कार्य करना है, और आने वाली जो पीढ़ी है अगर उसको अगर हमें समझा पाते हैं, तो निश्चित ही है कि ये चुनौती मेरे लिए जैसी आई है और हमने उस पर कार्य किया है, मिल के कार्य किया, ऐसा नहीं है। आर्य वज्र के साथ बहुत कुछ इस पे चर्चा हुई, बातें हुई, और उसके बाद निर्वाणी को भी पता चला, जब बेटी बड़ी हुई उसको भी लगा कि ऐसा क्यों हुआ है, एक ही बच्चा क्यों रखा होगा, वो भी उसको जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिले, हाँ, सिंगल चाइल्ड के, तो हमें भी एडवांटेज डिसएडवांटेज मिले। अगर 2 भी होता तो उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज है, हाँ, सिर्फ एडवांटेज है ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमेशा लोग देखते हैं कि नहीं, 2 में एडवांटेज ही एडवांटेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में भी या 3 भी है तब भी एडवांटेज डिसएडवांटेज लगे हुए हैं। तो उन दोनों बातों को जब हम एक आध्यात्मिक प्रभाव में, आध्यात्मिक मार्ग में जब उसको देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें मार्ग निकल आता है। और इसलिए भौतिकवाद को हम शरण नहीं जा सकते हैं अगर इस प्रकार से हम समझें। अन्यथा आप शरण जाओ या मत जाओ, आप उसी में ही फंसे रह जाते हैं। आप भले शरण जान, भौतिकवाद को हम शरण नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन वो चुनौती के रूप में हमारे सामने हमेशा खड़ा रहेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हम उस पर सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, मार्ग नहीं निकालते हैं। तो अपना जो उसका जो मुंह है या उसका जो अस्तित्व है, हमेशा हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे ले जाने के लिए हमें अवरोध के रूप में कार्य करेगा। अगर मैं अपने मानसिक और भावनिक रूप में अगर मैं देखता हूँ, उस समय क्या चुनूँ, मेरे लिए वो बहुत ही एक ट्रांसेंडेंटल पीरियड था। एक तरफ मैं बहुत गुस्सेला बन गया था तब तक, मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे। द्वेष मेरे भीतर इतना भर गया था, मतलब स्पेशली जब मैं ब्राह्मणवाद को पढ़ा या बाबा साहब के कुछ लिटरेचर को पढ़ा, तो ब्राह्मणों से बहुत हेट मेरे दिमाग में आने लगा था। क्योंकि उस समय जो भी वातावरण रहा होगा या जैसे भी मेरी इमोशंस को मोटिवेशन मिला होगा, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जो मैं समझ नहीं पा रहा था। और साथ साथ में मेरा जो द्वेष जो था, मेरे जो बड़े भाई और उनकी जो पत्नी है, भाभी है, उनके लिए भी बहुत द्वेष भरा था। क्योंकि क्यों रहा होगा, उसका कारण भी कि उन्होंने जो परिवार का केयरिंग करना चाहिए, उनकी जो जिम्मेदारी थी, उससे पूरी तरह से 100%, ठीक है, कोई कोई भाभी और भाई जो है 50% छूट जाते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ी मदद करते हैं। लेकिन जब मैं छोटा था, मेरा भाई भी, बड़ा भाई भी, उसको भी जॉब नहीं था, मुझे भी कुछ ज़रूरत थी, तो मेरे जो तीनों भाई जो थे हमसे बड़े, तीनों भाई के जो परिवार जो थे, उनकी पत्नियां थी, वो खुद थे, पूरी तरह से हमें डिस्कनेक्ट थे इमोशनली और इकोनॉमिकली। और उसके वजह से जो द्वेष अंदर से जो रहा था उनके लिए और परिस्थिति के कारण, तो उस द्वेष को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब मैं मैत्री भावना कर रहा था, तब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। भीतर से इतना द्वेष था, इतना मैं महसूस करता था कि इस द्वेष को मैं कैसे मैत्री में बदलूं। लेकिन जब मैं ध्यान के संपर्क में आया, मैत्री के संपर्क में आया, तब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं इस द्वेष को कैसे रिलीज़ करूं या कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करूं। मेडिटेशन तो मैं करता था, लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहे थे। और एक्शन करने के लिए जैसे जैसे मैंने प्रयास किया, वैसे वैसे मैं सफल भी होने लगा। जिस भाई जिस भाभी के प्रति मुझे बहुत द्वेष था, उनसे मैं बात करने लगा, उनसे मिलने लगा, उनके साथ में मैत्रीपूर्ण रहने लगा।
तो मुझे लगता है कि ये बदलाव जो है एक अपने आप में मेरे लिए मार्ग रहे। जो ब्राह्मण लोगों के साथ में मेरी मित्रता होने लगी, बहुत सारे मित्र मैं उसको बनाने लगा। हाँ, तो मतलब ब्राह्मणों के प्रति भी जो एक द्वेष था, या जो भी ऐसे हमारे समाज के साथ या लोगों के साथ जो बुरा करते हैं, और उस बुरे लोगों के प्रति जो एक मन में द्वेष तिरस्कार रहता है, वो नैसर्गिक रहता है। लेकिन जब हम मैत्री भावना करते हैं, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि मैत्री भावना ही द्वेष भावना का समाधान मेरे जीवन में मैंने देखा है। बुद्ध के शब्दों को जब धम्मपद में हम सुनते हैं कि द्वेष से द्वेष शांत नहीं होता है, वो मैत्री से ही शांत होता है। इसका अनुभव मुझे जब मैं अहमदाबाद में था, जब मैं अपने द्वेष को महसूस कर रहा था, और वो मैत्री से ही शांत हुआ। अगर मैत्री भावना अगर मैं नहीं सीखा होता और उसका प्रयोग या प्रैक्टिकल नहीं किया होता, तो शायद मेरा द्वेष, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो ये द्वेष मुझे आतंकवाद की तरफ ले जाने का पूरा मोटिवेशन बना रहा था, मतलब एक पाथ बना रहा था। और आपको पता होगा 93, 92 और 93 के समय पंजाब में बहुत आतंकवाद फैल रहा था। और उस समय मेरा एक मित्र भी पंजाब से मिला था कि जो मुझे पंजाब में भेजने वाला था पैसे के लिए, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, और उसको पता था कि इसको अगर जॉब के लिए भेजना है तो वहीं पे एक जगह अच्छी कि जहाँ पे पैसा भी मिलेगा और उस प्रकार से उसको प्रशिक्षण भी मिलेगा। तो अगर देश को अगर मैं नहीं संभाल पाया होता, तो शायद उस मित्र की वजह से या उस डायरेक्शन की वजह से मैं कुछ गलत मार्ग पे चला जाता, तो शायद कुछ अलग व्यक्ति बन जाता। क्योंकि द्वेष को अगर सही जगह नहीं मिलती है, सही सही मार्ग नहीं मिलता है, तो द्वेष बहुत बड़ी विध्वंस करने के कतार पे आता है। जिसमें जितने भी आतंकवाद संगठन हो या फिर नक्सलवादी संगठन हो, या इवन कोई भाई भाई का खून कर लेता है, किसी को मार देता है, वो इसी द्वेष के कारण ही होता है। जब द्वेष उसको मैत्री में उसको बदलने के लिए उसको पूरा प्रयास नहीं होता है या उसको मदद नहीं मिलती है। तो मेरी द्वेष की भावना जो मैं देख रहा हूँ उस समय, जो मुझे याद आती है, और मैंने ध्यान करते समय जो मैंने मैत्री का जो अनुभव किए हैं, और उस अनुभव के साथ जब मैं मैत्रीपूर्ण उनसे व्यवहार किया है, तभी जाके मेरा द्वेष शांत हुआ है या उसको मैं परिवर्तित कर सका हूँ। मेरे मानसिक तौर पे मैं काफ़ी चंचल और अस्थिर स्वभाव का था, या हम सभी हैं, लेकिन मुझे वो समझ में आ रहा था कि चंचलता और अस्थिरता जो है वो कहीं ना कहीं हर मन के भीतर, जब हम युवा होते हैं या अभी भी हम हैं, तब भी चंचलता अस्थिरता रहती है। लेकिन उस चंचलता अस्थिरता को शांत करना, इसका मार्ग कोई नहीं बताता है, या बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने 18 साल में थोड़ा जाना था, लेकिन फिर भी काफ़ी गैप पड़ी थी बीच में, जो मेरे भीतर द्वेष आ गया था या जो भी समस्या के साथ मैं जूझ रहा था। हाँ, तो उस समय मेरी चंचलता अस्थिरता काफ़ी बढ़ चुकी थी। लेकिन जैसे मैं आनापान सती के संपर्क में आया, और आनापान सती के ही संपर्क में नहीं आया, तब मुझे लगता है कि मैं चिंतन के संपर्क में भी आया। मैं काफ़ी चिंतन करने लगा उस समय। वो मार्ग जो है मुझे बहुत ही बेहतरीन लगने लगा चिंतन करने का, और चिंतन से धीरे धीरे जो हमारी मन की अस्थिरता जो है शांत होने लगती है, क्योंकि उसके बहुत सारे जवाब हमें मिलने लगते हैं। और जब आपको जवाब मिलने लगता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। आपको समझ में आना लगता है कि जीवन क्या है, या समस्या क्या है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, या शील क्या है, यह सभी बातें कहीं ना कहीं हमें भीतर से अनुभव होने लगती है। और जैसे जैसे भीतर से अनुभव होती है, वैसे वैसे मन की जो अस्थिरता जो है, ध्यान और चिंतन से मुझे लगता है कि उसको मैंने उस पर कार्य किया है। तीसरा जो स्वभाव जो बचपन से ही मुझे अक्सर और शायद ये सभी में होता है, और इसलिए होता है क्योंकि जिस कास्ट से हम आते हैं, उस कास्ट का जो हमारे मन में जो प्रभाव आता है, जिसे हीन भाव कहते हैं, हीनता का भाव कहते हैं, कि मैं इस कास्ट से, उस कम्युनिटी से हूँ। इवन महिला को भी डबल हीन भाव होता है। एक तो महिला होने का हीन भाव होता है कि मैं महिला हूँ, अगर पर्टिकुलर किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो उसका भी एक इम्पैक्ट रहता है। और मैंने महसूस किया है कि जब भी मैं कहीं सामने आता था, किसी को फेस करता था, या किसी के साथ में मैं रहता था, इवन अपने लोगों के साथ में रहते हुए भी मुझे हीनता भाव रहता था।
मैं बात नहीं कर पा सकता था। जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम मेरा जन्मदिवस मनाया था कम्युनिटी में, तो मैं अपने बारे में बात नहीं कर सकता था कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। इतनी बात करना भी मेरे लिए कठिन था, मुझे अभी भी याद है। और आप ही खुद बोलते हो कि मैं कितनी बात करता हूँ। तो जो हीनता का जो भाव जो है, जिस आत्मविश्वास की जो कमी जो है, वो मेरे में काफ़ी थी। और उसके वजह से मैं बिल्कुल अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट और आनंदित नहीं रहता था। हमेशा एक साइकोलॉजिकली एक डिप्रेस, अपने आप को हमेशा सफरेस करने वाला स्टूडेंट था, विद्यार्थी था या व्यक्ति था। और उस भाव से अगर मैं वापस आया हूँ, तो है कल्याण मित्रता की वजह से। मैं इतना संपर्क करता था, मतलब मैं अगर 6 घंटा अगर मैं ऑफिस का छोड़ देता हूँ, 8 घंटा, तो 8 घंटे के बाद का जितना भी समय है, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक, और सुबह से उठने के बाद जो भी मेरे पास समय था, सैटरडे संडे 5 डेज वीक था, तो ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं बिन संपर्क से रहा हूँ। फिर वो ब्रह्मचारी के साथ संपर्क को 2-2 3-3 घंटा हम मिलते थे। आजकल तो शायद बड़े मुश्किल से 10-15 मिनट हम बात करते हैं। उस समय हम बिल्कुल साथ में रहते थे, साथ में घूमते थे, साथ में खाते थे, साथ में मूवी देखने जाते थे, मतलब हर चीज़ साथ में करते थे। उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ग्रो हुआ। मैं उस चिंता भाव से ऑटोमेटिक बाहर आया, मुझे पता ही नहीं चला। तो कल्याण मित्रता मुझे लगता है कि एक मार्ग है। अगर हमें किसी भी बुराई से या हीनता भाव से अगर बाहर आना है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्याण मित्र के साथ संपर्क में हमें रहना चाहिए, उसके सहवास में रहना चाहिए, उसके आनंद को हमने महसूस करना चाहिए। तो आपकी पूरी हीनता भाव समाप्त होने लगती है, जिसका मैंने खुद अनुभव किया है। और इन सभी चुनौतियों में अगर मैं अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन का, जो मैं 18 साल का जो वहाँ पे मेरा जो प्रवास रहा है, जब मैं 94 में मित्र बना, जैसे मैं संघ के संपर्क में आया वैसे ही मैं मित्र बना। जीफार के लिए मैंने 1 साल के बाद में रिक्वेस्ट की, और 95 के आसपास, और 2006 में मेरी ब्रह्मचारी की दीक्षा हुई। तो ये जो मेरा प्रवास 18 साल, फिर उसके बाद 6 के बाद मैं और 6 साल वहाँ पे रहा। फिर उसमें भी काफ़ी कुछ हमने मिलकर काम किया, सेंटर को मिलकर, मित्रों को मिलकर। तो एक प्रकार से जो मेरा आध्यात्मिक विकास जो उस केंद्र के माध्यम से मैंने देखा है या मैंने किया है, तो उसमें जो भी मेरी समय जो था, मतलब ऑफिस का समय के अलावा, और ऑफिस में से मिलने वाली जितनी भी मेरी छुट्टियां हैं, किसी भी छुट्टी को मैंने किसी भी शादी में, किसी भी सामाजिक प्रसंग में कहीं पे मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मेरी सभी ईएल, सभी मेरी मेडिकल, सभी सीएल अगर कहीं पे जाती थी, सब कुछ प्रोग्राम और धम्मक के अभ्यास और शिविर में गई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने किया, लेकिन यही करने से ही मेरा विकास हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ। अगर हम जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सारा जॉब में हमें ईएल मिलता है, हमें लगता है कि उसके पैसा मिलता है, इसलिए उस छुट्टी को हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मैंने हर साल की ईमेल को, ये ईएल को, हर शिविर में, जब भी शिविर होता था, जब भी जहाँ पे भी मैं शिविर में जाना चाहता था, तो हर छुट्टी को मैंने पूरी तरह से इस्तेमाल किया, तभी जाके मेरा विकास होना या मैं कर पाया हूँ। अन्यथा अगर मैं छुट्टियों को बचाने के चक्कर में रहता, तो शायद मेरे पास में समय ही नहीं मिलता, जिस समय के अंदर मैं अपने आप को विकसित किया हूँ, या आध्यात्मिक तौर पे ही नहीं, हाँ, बल्कि 2009 में मैंने पीएचडी किया है, हाँ, और साथ साथ में पूरे गुजरात में हमने प्रवास प्रचार प्रसार किया है। तो ये प्रवास और ये जो अध्ययन जो है, जो अध्ययन करने के लिए भी समय और आ, समय की और श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो इन सभी बातों को जो मैंने प्राप्त किया है, या जो मेरे जीवन में उसका जो आधार जो आज मुझे मिल रहा है, हाँ, तो इसी के कारण कि मैंने उस सभी चुनौतियों पर, जो भी चुनौतियाँ उस समय मेरे जीवन में आ रही थी, फिर वो भौतिक रूप में हो, पारिवारिक रूप में हो, या मानसिक रूप में हो, या ऑफिस के रूप में हो, क्योंकि यही समस्या है
क्योंकि अगर हम अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तो केंद्र में ये चीज़ हमें दिखाई देती है। एक तो परिवार होता है, जॉब होती है, पैसा होता है, या फिर हमारा कुछ कोई बीमारी है, तो यही हमारा केंद्र है। इसी केंद्र के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं, इसी केंद्र के आसपास हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन इस केंद्र के बीच में कभी कभी बुद्ध धम्म संघ आ जाता है, लेकिन अक्सर हमारा जीवन का केंद्र में यही रहता है। लेकिन जब जीवन के केंद्र में बुद्ध धम्म संघ जब आता है तो सभी ये चीज़ें अपनी जगह पे अलग अलग हो जाती है। सेकंड इसमें चली जाती है। प्राथमिकता में जो हमारा बनते कहते हैं कि शरण गमन प्रथम और जीवन शैली द्वितीयम। तो शरण गमन प्रथम, जीवन शैली द्वितीयम का मतलब ये है कि हमारा जितना भी भौतिक जीवन है वो हमें जीना है, लेकिन वो द्वितीयम स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर नहीं। प्राथमिक स्तर पर हमारे सामने धर्म होना है, या धर्म के साथ में ही सभी हमारा जो द्वितीयम जीवन है उसको हमें प्रेरित करना है, उसके साथ में हमें जीने का प्रयास करना है। और मैं अपने जीवन में अगर मैं उस समय का 18 साल देखता हूँ, और 18 साल के बाद जब मैं तीसरे प्रवास में आता हूँ, समय बहुत कम है, इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में बताऊँगा। तीसरा जो मेरा प्रवास जो है वो है जीवन के प्रवाह में आना, धम्म जीवन के प्रवाह में आना। एक जगह पे मेरा प्रवेश शुरुआत हुआ है अहमदाबाद में। जीवन की शुरुआत मेरे माता पिता के साथ में हुई है, धम्म की शुरुआत अहमदाबाद केंद्र के साथ में हुई है। अभी प्रवाह की मैं बात करता हूँ। प्रवेश होना और प्रवाह में आना दो चीज़ें अलग है। अगर मैं अहमदाबाद से यहाँ पे नहीं आता तो शायद मैं प्रवाह में नहीं आ पाता, जितने प्रवाह से मैं अभी यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ या आगे जाने का मुझे अनुभव हो रहा है। लेकिन इस जीवन में भी जब मैं 2012 से अगर मैं बात करता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी मेरे पास में बहुत सारी चुनौतियाँ थी। अगर मैं चुनौती की बात करता हूँ तो सबसे पहले वही चुनौती थी कि जो मुझे अहमदाबाद में थी, वह है भाषा और संस्कृति की। क्योंकि यहाँ के लिए भी मेरे लिए भाषा, और स्पेशली वो भाषा टीचिंग लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में जो मैं ज्वाइनिंग किया था तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मुझे इंग्लिश में बात करना ही पड़ेगा, इंग्लिश में ही मुझे टॉक देना पड़ेगा, यह मैंने ख्वाब में भी सोचा नहीं था। और जब मुझे पता चला कि यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट पूरे थाईलैंड से, म्यांमार से है और इंग्लिश में ही मुझे बोलना पड़ेगा, तब मेरे छक्के पुंजे छूट गए। ऐसे छूटे कि 6 महीना, मतलब जब मैं ज्वाइनिंग किया 6 महीना मुझे रात में नींद नहीं आती थी। रोज फीवर रहता था, बॉडी में टेम्परेचर रहता था कि कल क्या होगा, अगर कल मेरा क्लास लग जाता है तो मैं क्या बोलूँगा और कैसे बोलूँगा। तो ये भाषा का जो फियर जो है वो अहमदाबाद से भी ज़्यादा था यहाँ पर। और इतना था कि मैं जब ऑफिस में जाता था तो बहुत ही डर डर के जाता था कि कोई इंग्लिश में बात करेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं क्या जवाब दूंगा। विद्यार्थी को देख के मुझे घबराहट आती थी कि विद्यार्थी अगर सामने है और वो मैं बात करूं या वो मुझसे बात करे तो क्या, कैसा इंटरेक्शन कैसे मैं करूंगा। कुछ भी मेरे पास में 5% के अलावा इंग्लिश मेरे पास में कुछ भी नहीं था। तो ऐसे जॉब में जब मैं आया और देखा कि इस पर मुझे अगर कार्य करना है तो कैसे करूं, और बहुत सारे मैं उस समय जितने भी इंस्टीट्यूशन थे इंग्लिश के, काफ़ी जगह पे विज़िट किया, काफ़ी दूर दूर थे, पैसा भी ज़्यादा, ट्यूशन फी भी ज़्यादा थी, तो मुझे लगा कि ये तो दोनों चीज़ें मेरे लिए और मुसीबत है। तो मैंने एक मुसीबत को समझ लिया कि अभी मुझे खुद को ही करना है। ना मुझे ट्यूशन क्लास में मैं जा सकता हूँ क्योंकि डिस्टेंस इतना है कि आने जाने में भी कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ पे जब अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करते तो पूरा वीरान पड़ा हुआ था, ना आने जाने के लिए सुविधा थी ना कुछ था, सिर्फ एक बार अंदर आ गए मतलब आप बाहर नहीं जा सकते। यूनिवर्सिटी का ऐसा कैंपस था, मतलब 10 साल पहले की अगर हम बात करते हैं। लेकिन जब मैं यूट्यूब के संपर्क में आया, मुझे लगता है कि वही मेरा गुरु बन गया। जिस प्रकार से आप और हम यूट्यूब के माध्यम से जो आप बार बार मेरे टॉक को सुनते हैं, या हम ऑनलाइन से एक दूसरे से इतने परिचित हुए हैं, जो हमें लाभ मिला है, तो सबसे मैंने लाभ जो लिया है यूट्यूब से, मैंने इंग्लिश को सुनना और समझना। जितने भी यूट्यूब के जितने भी
चैनल रहे हैं इंग्लिश को बेसिक से लेके सब कुछ सिखाने में, उसको मैंने मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया और प्रयास किया और बोलने के लिए अपने आप को पूरी तरह से उस कॉन्फिडेंस को लेके आया जब मैं धर्मचारी के रूप में अहमदाबाद में मैं बात करता था लोगों के बीच में। धम्म की मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, धम्म के बारे में मैं समझता था, धम्म आचरण करना समझता था, धम्म बोलना समझता था। मेरे लिए बैरियर सिर्फ भाषा का बैरियर था। तो मैंने लगा कि मेरे पास में तो इतनी चीज़ें तो ऑलरेडी है जो मैं अपने जीवन में जी चुका हूँ, या जो मेरे पास में ऑलरेडी उसका अनुभव है। तो वही कॉन्फिडेंस जो है मेरे इस चैलेंज को मतलब सेटल कर सका। अन्यथा मैं अहमदाबाद की जॉब अभी भी बना के रखा था 1 साल तक, अगर यहाँ पे नहीं रहता तो मैं फिर से वापस जाने का मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरे पास में वो जॉब इन हैंड में था, पूरी तरह से छोड़ के नहीं आया था, छुट्टी पे आया था 1 साल के लिए। अगर मैं 6 महीने में अगर अपने आप को कैपेबल नहीं कर पाता, शायद मैं वर्क नहीं किया होता, तो शायद मैं नहीं कर पाता, तो मुझे यहाँ पे रहने का मेरा कुछ भी मतलब समाधान नहीं था, क्योंकि भाषा ही अपने आप में बहुत मेरे लिए बैरियर था कि जिसकी वजह से मैं इस जॉब को अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में भी कंटिन्यू शायद मैं नहीं कर सकता था। लेकिन अगर कर सका क्योंकि मैंने उस पर कार्य किया है, अगर नहीं किया होता तो शायद आज इस जगह पर मैं नहीं होता। दूसरा जो बैरियर मेरे लिए रहा है परिवार का स्थानांतरण, क्योंकि दोनों जो मेरी पत्नी आर्यवज्री और बेटी दोनों भी नहीं चाहते थे कि वो इधर आए, लेकिन जब वो आए तो उनके लिए भी बहुत बड़ा चुनौती थी। उनके एडमिशन के लिए बेटी के या आर्यवज्री का जो अधूरा जो धम्म जीवन जो है वहाँ पे ऑर्डर बनने वाली थी, या ऑर्डर की पूरी प्रोसेस वहाँ से एकदम टॉप में थी, और उसको यहाँ पे लाना कि जहाँ पे कुछ भी जिस जगह पे हम रहते थे वहाँ से कुछ भी पता नहीं चल रहा था, मोदी नगर कहाँ पे है, कैसे मतलब उसको मित्रता मिलेगी, कैसा उसका जीफार चलेगा, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था, कोई मित्र नहीं था। लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें मदद मिली श्रद्धा वज्री से, खास हमें संपर्क रहा, और उसके बाद धीरे धीरे मोदी नगर से भी हमारा संपर्क बना, जाके कुछ लोकल मित्र से भी संपर्क बना। तो संपर्क और जो हमारे संघ का जो नेटवर्क जो है, मुझे लगता है कि इस पे सबसे बड़ा मार्ग है, उपाय है कि जब भी हमें परिवार या किसी भी प्रकार की जब समस्या आती है और हमें किसी से संपर्क होता है, कोई ऑर्डर मेंबर अगर उस जगह पर आसपास में रहता है, तो उसके मदद से हमें बहुत कुछ सरलता, सहजता और मित्रता के माध्यम से उस चीज़ से हम बाहर आ सकते हैं, जो मैंने अपने जीवन में देखा है। और उसका अनुभव आर्यवज्री जी ने और निर्वाणी ने भी किया है। उसका भी एडमिशन होने से उसका भी जो पढ़ाई जो है यहाँ से 10th में यहाँ से पढ़ाई चालू होगी, 9th तक वहाँ पे पढ़ाई की, 10th के बाद फिर 12th यहाँ से किया, ग्रेजुएशन किया, एमए करके अभी वो कनाडा में पढ़ने के लिए गई है। तो ये जो प्रवास जो है अगर यहाँ पे नहीं आती तो शायद निर्वाणी का जो सफ़र जो है वो अहमदाबाद के आसपास में ही घूम के वहीं पे ख़त्म हो जाता। शायद आर्यवज्री को भी शायद अहमदाबाद के कुछ लोग जानते हैं, जो आज जिस प्रकार से आर्यवज्री जी मतलब उत्तर भारत में या गुजरात में भी हम हमेशा अपनी जिम्मेदारी के साथ उन लोगों को भी मदद करते हैं, और वहाँ के भी मित्र हमारे संपर्क में है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं आते तो शायद आर्यवज्री और निर्वाणी का भी जो डेवलपमेंट जो है वो शायद इतना ग्रो नहीं होता, कि जो ग्रो करने के लिए हमारे लिए काफ़ी एक चुनौती जो है हमारे लिए एक मार्ग के रूप में, एक विकास के रूप में हमारे जीवन में आई। जैसे कि मैंने कहा कि मानसिक तौर पे चिंता, अस्थिरता, हीनता वो यहाँ पर भी रही है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाने जाता या फिर मैं एक प्रोफेसर के रूप में मैं अपने आप को देखता, तो मुझे लगता है कि वो तो मेरी क्वालिटी ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे प्रोफेसर के तौर पे कुछ टीचिंग के लाइन में आना है। और वो एक कास्ट का भी बैरियर रहता था कि जहाँ जिस प्रकार से पहले था वो यहाँ पे भी मेरे लिए काफ़ी हावी हो रहा था, क्योंकि कास्टिज़म और जो चीज़ें जो है हर जगह पे अपने अलग अलग स्वरूप में होती है, लेकिन एकेडमिक में बहुत ही रूड और बहुत ही क्या कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना बहुत ही खतरनाक होता है एकेडमिक में, और पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ से कास्ट की वजह से या कास्ट माइंड की वजह से कौन कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे
मैनिपुलेट करेगा या कहाँ पे आपको हार्म करेगा, कुछ भी समझ में नहीं आता है। हाँ? और ये तो सिर्फ डिपार्टमेंट लेवल पे नहीं, लेकिन पूरे हर स्ट्रक्चर के हर जगह से इसकी जो असर जो है, जिस प्रकार से हम समाज में जो कास्टिज्म देखते हैं, उसका ही कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म जो स्वरूप जो है, मेंटल जो कास्टिज्म जो है, ज़्यादातर एकेडमिक लाइन में हमें जब मैं एकेडमी में आया मुझे लगता था कि एकेडमी बहुत ही बेहतरीन प्लेस होती है, मतलब समाज और देश की उन्नति के लिए। लेकिन जब उसके सहवास में आया तब लगा कि सही में मतलब अंदर इतना दूषण भरा हुआ है कि लोगों के मन में उस प्रकार का एटीट्यूड ही नहीं है कि पढ़ने पढ़ाने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी लूज़ है। और लेकिन मैं अपने आप को देखा कि मुझे अपने आप को कैसे स्टैंड रखना है, तो मैं अपनी क्वालिटी को हमेशा बरकरार रखा है। और समझने का और समझाने का जो मेरा प्रयास रहता है विद्यार्थी को या विषय को, ये इसलिए बेहतरीन मैं कर पाया हूँ। मैंने बार बार अमुक सिद्धि से भी बात की, अमुक सिद्धि जी भी मुझे बार बार मोटिवेट करते हैं कि मंजू कुमार जी आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके वजह से आप अपने आध्यात्मिक जीवन और जो आपका एकेडमी या जो आपका जॉब सम्यक आजीविका है, ऐसे बहुत कम लोगों को मिलते हैं कि जो वही आपको सोचना, वही पढ़ना, वही बताना और उसी के साथ में आपकी आजीविका बनी रहना, ये बहुत ही कम लोगों को अवसर मिलता है। और मुझे जो अवसर मिला तो उसको मैंने पूरी तरह से उसका यूटिलाइज़ किया है। एक साल तक काफ़ी समस्या रही है जिस प्रकार से मैंने कहा है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उस पे मैं कार्य करते रहा। और उसका कारण, कार्य करने का कारण यही था कि मैं अपनी साधना को काफ़ी मजबूत करने लगा था। मेरी मंजूश्री की जो साधना है या जो मेरा ध्यान है, वो आध्यात्मिक जो मेरी प्रेरणा है, उनसे मैं काफ़ी कनेक्ट रहा हूँ। और स्पेशली मैं अपने आप, क्योंकि कल्याण मित्रता का मेरे लिए काफ़ी अभाव रहा था कि जब मैं वहाँ से यहाँ पर आया तो यहाँ से भी मुझे कल्याण मित्र नहीं थे। और मेरे कोई सुदर्शन जी थे, वो नहीं रहने की वजह से मेरे कल्याण मित्रता का हमेशा अभाव रहा है शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे मुझे उस पर कार्य करने का मौका मिला है और उसको मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कुछ 4-5 साल के बाद मैंने फिर से अपनी जो कल्याण मित्रता जो है प्रॉपर तरीके से दीक्षा लेकर सुबुति के माध्यम से ज्योतिंदर और अमोक सिद्धि के साथ मेरी कल्याण मित्रता फिर से मैंने स्थापित की है। तो कल्याण मित्रता भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा था, मतलब यहाँ पे जब मैं आया। और धम्म का प्रचार प्रसार करना भी यहाँ पे मिले बहुत चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि केंद्र इतना दूर और उसके साथ में यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसे कोई स्पेशली संगत से जुड़े हुए बहुत कम लोग थे, नहीं के बराबर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेरणा मिली, जैसे जैसे लगा कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, करना चाहिए, तो उसी प्रेरणा के साथ काफ़ी जगह पे हम काम कर रहे हैं। कुछ जगह पे मित्र की दीक्षा भी हुई है, कुछ जगह पे और संभावनाएं हैं मित्र दीक्षा को लेकर। इस प्रकार से जो तीसरा जो प्रवास जो रहा है, और जिस प्रवास के अंतर्गत अगर मैं अपनी पिछले एक साल का बेरा देखता हूँ, तो उसमें बहुत कुछ उपलब्धियाँ भी हुई है। मतलब बहुत कुछ हासिल करने को मिला है, बहुत कुछ चीज़ों को मैं आर्थिक तौर पे है, पारिवारिक तौर पे है या शैक्षणिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे बहुत कुछ मुझे लाभ मिला है। और उस लाभ को बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी और आनंद भी मिलता है, क्योंकि इस लाभ का परिणाम जो मुझे मिला है वो कहीं न कहीं इन्हीं जिस प्रवास से मैंने जीवन की शुरुआत की मनीष से, मेरा जब मित्र दीक्षा में मेरा नाम भी चेंज किया था स्मृतिदीप, और स्मृतिदीप से एक ब्रह्मचारी के रूप में मंजू कुमार इस नाम से जब मैं परिचित होके धम्म जीवन को मैं अहमदाबाद केंद्र से लेकर इस मोदी नगर केंद्र या उत्तर भारत में जब मैं इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ पे आया हूँ, तो बहुत कुछ चीज़ें जीवन में बदलती गई है। और उस बदलाव का जो परिणाम जो है, मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो आर्थिक जीवन जो है काफ़ी संतुलित और सुख का मैं अनुभव लेता हूँ। और इस सुख का आधार जो है मेरा आर्थिक नियोजन में, मैं काफ़ी, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आर्थिक नियोजन पे मैं काफ़ी हमेशा प्रबल रहता हूँ कि जितना से जो पैसा यूज़ करने का उतना पैसा यूज़ करने के बाद जितना हो सके उसका प्रॉपर तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट करना, ये मेरे लिए आर्थिकता की वर्तमान और भविष्य का जो एक
भय जो है कि भविष्य में क्या चीज़ हमें ज़्यादा परेशान कर सकती है, दो चीज़ें, एक तो आपका स्वास्थ्य और दूसरा धन। और स्वास्थ्य पे भी पिछले 5-6 साल से जब से हमें लगा कि स्वास्थ्य का जो आध्यात्मिक जीवन के साथ क्या संबंध है, तो स्वास्थ्य पे भी हम या मैं स्पेशली या परिवार के साथ में भी उसमें हमने काफ़ी कुछ बदलाव किया है, खान पान पर है या जीवन शैली पर है। तो स्वास्थ्य का ही भय होता है और दूसरा है पैसे का भय कि पैसे के साथ जो कुछ हमारी आवक है जब नहीं रहेगी तब हमारे पास में क्या रहेगा, जब जॉब नहीं होगी या पूरी तरह से जॉब अ, नहीं होने के बाद में भी जो रोज़ की जो हमारी आवश्यकता है वो कैसे पूरी होगी। तो उन चीज़ों को लेकर एक संतुष्टि या जो भविष्य के भय से मुक्त होने का जो सुख जो है, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि है जब हम यहाँ पर आए। क्योंकि अहमदाबाद में थे तो अहमदाबाद में काफ़ी कुछ मेरे ऑफिस में उथल-पुथल हो रही थी पिछले 4-5 सालों से कि गवर्नमेंट से फंड नहीं आ रहा था और बहुत कुछ सैलरी 2-2 3-3 महीने के बाद में होती थी। ऐसी बहुत सारी आर्थिक परेशानी वहाँ से मैं झेल रहा था और उसमें बहुत कुछ चीज़ें मैं महसूस कर रहा था कि अगर आर्थिकता अगर सही स्वरूप में नहीं होती है तो आध्यात्मिक जीवन भी हम संतुलित और अधिक विकसित नहीं जी सकते हैं। तो एक आर्थिक उपलब्धि का मैं अनुभव ले रहा हूँ, दूसरा जो पारिवारिक उपलब्धि मिली है, जैसे कि मैंने कहा कि बेटी निर्वाणी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो रही है। आर्यवैज्ञिक का आध्यात्मिक जीवन जो है और स्वास्थ्य और हम सभी का जो निरोगी जीवन को हम काफ़ी सुख से जी रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब मैं अहमदाबाद में था, अहमदाबाद में मैं खान-पान पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, जीवन शैली पे भी मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था और उसके कारण मेरी मम्मी का डेथ होने के बाद जब एक प्रोग्राम हम घर पे कर रहे थे, तो उस समय मुझे एक्यूट अटैक आया था। मतलब मेरा प्रेशर जो है 200 के ऊपर चला गया था। एक्यूट अटैक बोलते हैं उसको, पूरा अ, मतलब प्रेशर बढ़ गया था मेरा। और वो इसलिए बढ़ा होगा कहीं न कहीं उस समय मेरी जो भी जीवन शैली रही होगी या फिर मेरा स्ट्रेस लेवल जो रहा होगा उस समय, जो इकोनॉमिकली काफ़ी क्राइसिस में चल रहा था मैं। मतलब उस प्रकार से जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि उस समय सैलरीज़ काफ़ी लेट आती थी और बहुत सारी दिक्कतें मुझे हो रही थी। तो वो स्वास्थ्य का जो अनुभव मुझे, उसकी दवाई मैं कंटिन्यू ले रहा था, यहाँ पे आने के बाद में भी। तब मुझे लगा कि इस पे मैंने काम करना चाहिए कि क्यों और कैसे। और वहाँ से जब मैंने उस दवाई को छोड़ा और उसके सप्लीमेंट में जो खान-पान है या जीवन शैली पे मैं बदलाव किया है, तब से मेरा और परिवार का भी, आयुर्वेद का भी स्वास्थ्य काफ़ी, निर्वाणी का भी स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि हमने उसमें बदलाव किए हैं। ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं आध्यात्मिक और शैक्षणिक तौर पे उपलब्धि को कुछ चंद शब्दों में बात करके मैं अपनी बात विराम करना चाहूँगा। सबसे बड़ी मेरे आध्यात्मिक जीवन में जो उपलब्धि रही है, फिर ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफलाइन के माध्यम से हो, मैं हर सेंटर पे जितना हो सके मिलने का और जाने का प्रयास करता हूँ। और जो बात मैं करता हूँ या जो सिखाता हूँ या जो अनुभव कराता हूँ, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है कि ध्यान को मैंने व्यवहारिक और आंतरिक अनुभव को देखने का प्रयास किया है। व्यवहारिक रूप में भी ध्यान का मैंने अनुभव किया है कि व्यवहारिक रूप में क्या बेनिफिट उसको ले सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो, हमारा परिवार, हमारी मित्रता हो। और आंतरिक रूप में भी उसका क्या लाभ होता है, जैसे कि लोकोत्तर अवस्था की तरफ या ध्यान की गहरी अवस्था की तरफ ले जाने का, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। दूसरा जो मुझे लगता है कि इस अभी के समय में धम्म को वैश्विक स्तर पे देखने का प्रयास करता हूँ। पहले मैं धम्म को सिर्फ एक अपने समाज के लिए, जाति के लिए या एक अपने पर्टिकुलर संघ और देश के लिए मुझे लगता था कि बौद्ध धर्म हमारे लिए है या हम उस धम्म के हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब मैं अलग-अलग लोगों से मिलता हूँ, अलग-अलग तरीके से मैं धम्म को देखता हूँ, तो मुझे धम्म की जो वैश्विक जो अनुभूति जो है, बुद्ध का धम्म बौद्धों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के सभी मनुष्य जीवन के लिए, ये मुझे जो उपलब्धि हुई है शायद यहाँ पे आने के बाद में ही हुई है। पहले ऐसी मेरी सोच नहीं थी। चिंतन और अध्ययन में मेरा काफ़ी विकास हुआ है, जैसे कि मेरा जॉब ही हुआ है, रोज़ मैं पढ़ता हूँ, वही अभ्यास कराता हूँ, उसी के बारे में मुझे बात करनी होती है, अभ्यास करना होता है। तो चिंतन और अध्ययन काफ़ी गहरा रहा है, हो रहा है, ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रता का काफ़ी मेरा
अच्छा प्रयास हो रहा है, फिर वो ब्रह्मचारी के साथ हो या मित्रों के साथ हो, और साथ साथ में धम्म का प्रचार प्रसार जितना हो सके मैं प्रचार प्रसार करने का प्रयास करता हूँ, जिस प्रकार से मैं गुजरात में करता था। यहाँ पे मुझे दोनों माध्यम से मुझे अच्छा लगता है। ऑफलाइन के माध्यम से भी लोगों को मैं, या जहाँ पे भी मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और काफ़ी सेंटर पे मैं विज़िट करते रहता हूँ। और ऑनलाइन के माध्यम से भी आफ्टर कोविड के बाद जो एक हमें प्लेटफॉर्म मिला है, उसके माध्यम से हम संडे का क्लास हो या फिर हमारे जो वर्कशॉप हो या फिर जो भी देशनाएँ मैं ऑनलाइन में देकर जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी आप लोग सुनते हैं, तो मुझे भी वो सुनने के बाद लगता है कि सही में इससे लोग ज़रूर कुछ फ़ायदा ले रहे हैं। काफ़ी लोगों के फ़ोन्स आते हैं कि सर हमने ये सुना, ये देखा तो बहुत ही अच्छा लगा, और हम में कुछ बदलाव होने के लिए इसकी मदद मिली है। ये सुनकर ही एक प्रकार से सही अर्थ में धम्म कहीं न कहीं आपके हृदय में, जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, ऐसे लोगों के मन में जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। इसी के साथ कुछ सामाजिक स्तर पे कुछ एक्टिविटी करने का जो मन वर्तमान और भविष्य में, जो इसलिए हमने एकेडमी की एक ट्रस्ट भी बनाई है, जिसमें हम शैक्षणिक स्तर पे कुछ कार्य कर रहे हैं। कुछ अभी रुका हुआ है कुछ कारणों से, फिर से उसकी शुरुआत होने वाली है। ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके बारे में भी शायद पहले नहीं सोचा था, कि जो अभी लगता है कि इसके ऊपर मैंने हम मिलके कुछ कार्य करना चाहिए। स्वास्थ्य और भोजन की जो जागृति, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे जीवन में। यूनिवर्सिटी के स्तर पर धम्म का प्रचार, ध्यान का प्रचार प्रसार करना, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और इस बात से मेरे कल्याण मित्र भी काफ़ी खुश है। ज्योतिंदर जी है या मुख सिद्धि जी हमेशा कहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बड़ा शिविर केंद्र है, जिसके माध्यम से ध्यान है, अभ्यास है, उसको बार बार, सुबुति भी यहाँ पे 2 बार आके गए हैं, मुख सिद्धि जी भी आए हैं, और ऐसे बहुत सारे, मैं भी खुद यहाँ पे विपස්සना शिविर हो या ऐसे बहुत सारे शिविरों के माध्यम से एक यूनिवर्सिटी का जो नाम है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, उसको कहीं ना कहीं उसके कनेक्शन में लाने का जो मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, और उसका मैं खुद लीडिंग करता हूँ, और उससे मुझे भी खुद लाभ मिलता है, लोगों को भी बहुत सारा लाभ मिलता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पे आने के बाद मेरा कुछ लेखन भी किया है, 3 किताबों को भी मैंने लिखा है। यहाँ पे आने के बाद मैंने अतिरिक्त भी अभ्यास किया है। मैंने यूजीसी नेट मैंने पास नहीं की थी, जब मैं यहाँ पे जॉब किया था, पीएचडी के बेस पे मुझे जॉब मिला था। यहाँ पे आने के बाद तीनों विषयों में मैंने यूजीसी नेट जो है एग्ज़ाम को पास किया है। फिर एक पाली की होती है, कंपेरेटिव रिलीजियस की होती है, और बुद्धिस्ट स्टडी की होती है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभ्यास और मेरी जो उपलब्धि है, मैं उसको कंटिन्यू हमेशा कर रहा हूँ, और उसके साथ में मैं हमेशा सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। बाबा साहब का जो शब्द जो है मेरे दिलो दिमाग में फिट बैठा है, कि मुझे मृत्यु के आखिरी क्षण तक विद्यार्थी बन के जीना, यही मेरे विद्या का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और वो बात मुझे हमेशा प्रेरित करती है, और इसलिए मैं हमेशा कुछ भी पढ़ने के लिए, जो भी मेरे अभ्यास के रिलेटेड है, और उसके बाद मैंने एमए पाली में भी किया है यहाँ पे आने के बाद, और मेरा अभी नेक्स्ट कुछ सोच बन रहा है कि मैं एमए अम्बेडकर थॉट्स में भी करूँ, ताकि मैं उसका और अच्छे तरह से अभ्यास कर सकूँ। तो ये बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं कि जो मुझे यहाँ पे आने के बाद मिली है, जिसके कारण मैं अपने आप और आप सभी के संपर्क में, मैं जो भी आप लोगों को लाभ मिल रहा है, ये इसी के ही कारण संभव है। अंतिमता मैं इतनी बात करना चाहूँगा कि जो मेरे पूरे आ, मनोगत में, अगर कुछ गुरु के तौर पे अगर कुछ बात है, तो बुद्ध, बाबा साहब और संगरक्षी जी जो मेरे 3 गुरु हैं, और मेरा अनुभव का जो, अगर मैं 3 बातों पे अगर मैं बताऊँ कि मेरा पूरा मनोगत का अनुभव अगर किसी 3 सिद्धांत पे या 3 तत्वों पे अगर मैं देख पाता हूँ, तो है अभ्यास और चिंतन, ध्यान और मित्रता, और अंतिमता अनुभव के तौर पे 2 बातें मैं समझ रहा हूँ, जो पूरे मेरे बचपन से लेकर, या फिर अहमदाबाद का अनुभव हो, यहाँ का अनुभव हो, या पूरे आध्यात्मिक जीवन का जो निचोड़ जो है, जो आपको बार बार मैं समझाता हूँ, या आप समझने का जो प्रयास करते हैं, कि जो बुद्ध और भंते संघर्षी से जो अनुभव आया है, कि संसार को देखने का दृष्टिकोण इसमें मेरा बदलाव हुआ है।
पहले नहीं था। मेरे पूरे मनोगत का अगर कुछ सार है तो संसार को देखने के दृष्टिकोण में बदलाव होते जा रहा है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। जब मैं मनीष था तब मैं अलग सोचता था, जब मैं स्मृतिदीप था तब मैं अलग सोचता था, इवन ब्रह्मचारी था तब भी अलग सोचता था। लेकिन उसके बाद में भी जो मैं अभी भी जो बदल रहा हूँ, मेरे संसार के अस्तित्व को देखने का जो मेरा दृष्टिकोण है, दर्शन है, ये बदल रहा है। उसको मैं बदलने के लिए हमेशा प्रयास करता हूँ कि सत्यता और क्या है और क्या है, उसकी सत्यता के गहराई में। दूसरा जो इसी के साथ दूसरा परिप्रेक्ष्य है वह है कि धम्म जीवन को शून्यता के साथ देखने का प्रयास करता हूँ। तो शून्यता के साथ धम्म जीवन को देखना और संसार को सम्यक दृष्टि के साथ देखना, इसका मतलब ये मुझे लगता है कि संसार में ही असार है और असार में ही सार है। संसार में जब हमें असार का अनुभव होता है, उसी असार में सार है, उसी असार में सार छुपा हुआ है, जिसे हम शून्यता कहते हैं या बुद्धत्व का या निर्वाण का अनुभव कहते हैं। तो इस प्रकार से जो मन में एक बुद्ध का बीज जो मैं जीवन में लेके आया हूँ जन्म के साथ, हाँ, और उसका ही विकास धीरे धीरे करने का जो मुझे मौका मिला है, भले उसमें बहुत सारी चुनौती आई है, कुछ मुझे मार्ग मिला है, लेकिन इन सभी मार्ग और चुनौती का जो दर्शन जो है, संसार को असार में देखना और असार में सार को देखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस आज के मनोगत को सुनने के लिए। बहुत सारी बातें रिपीट हुई होगी या कुछ बातें आप लोगों को लंबी भी लगी होगी, लेकिन जो भी है 18 साल के या 18 साल से भी अगर मैं उम्र की बात करता हूँ तो 52 चल रहा है। तो इतने वर्ष का मनोगत 1.5 घंटे में नहीं कर सकते, लेकिन जो भी बातें मैं सोच पाया हूँ या जो मैं पिछले अवलोकन कर पाया हूँ, उसमें से कुछ बातों को मैं आपके साथ में कुछ शेयर किया हूँ। तो आप लोगों ने सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बातें आप पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो जय भीम। बहुत बहुत शुभेच्छाएं आपको आपके जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ऐसी शुभेच्छाएं। थैंक यू, थैंक यू। जय भीम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके धार्मिक जीवन के लिए। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर बहुत ही प्रेरणादायी रहा सर आपका जर्नी अभी तक का, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। छोटी छोटी बात से हम प्रेरणा ले सकते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जीवन भी ऐसे ही है, ढूंढिए आपको भी ऐसा ही मिलेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामना सर आपके आध्यात्मिक जन्मदिन के लिए। थैंक और यू। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा प्रगति करते रहे, निर्वाण तक जाते रहे आप। आप लोगों को साथ में लेके जाने वाला हूँ, अकेला नहीं जाऊंगा। नहीं तो फिर वापस आऊंगा वहां से। शुभकामनाएं सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम भारती जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही हमको आगे आगे लेके जाइए। बिल्कुल, आगे आगे भी साथ साथ ले जाएंगे, आगे आगे थोड़ी लेके जाएंगे। साथ में मतलब हमको हमारे आगे जैसा आप तो आगे है। नहीं नहीं, आपको साथ में लेके जाएंगे, आगे आगे पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुभेच्छाएं सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय थैंक यू आशा जी। शुभेच्छा। बहुत बहुत शुभेच्छा सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा। मैं अभी सभी साथियों से विनती करता हूँ, प्लीज अभी थोड़ा सा